हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 23 ईएमआई और एसी। बट इसे स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप सबको पता है कि नीट की डेट आ गई और पैटर्न चेंज हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो यार बड़ी सिंपल 2 शब्दों की स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। नए पैटर्न के हिसाब से हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं बात कर रहा हूँ, तो 50 क्वेश्चन हैं जिसमें से आपको 45 अटैम्प्ट करने हैं। तो मतलब 50 तो देखना ही है ना। ये तो है नहीं कि 45 देखोगे और 45 अटैम्प्ट करोगे, तो आपको 50 प्रॉब्लम देखने हैं जिसमें से 45 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए वाले कंपलसरी हैं, सेक्शन बी में से आपके पास चॉइस है। तो 50 प्रॉब्लम देखने का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप हर प्रॉब्लम को लेस देन 1 मिनट में करने की आदत डालो, तभी तो आप 50 प्रॉब्लम देख पाओगे 1 घंटे के अंदर। तो ये चीज़ तो हम डे 1 से कर रहे हैं, तो कुछ नया करने की ज़रूरत भाई नहीं है, ठीक है ना। डे 1 से आप मेरे साथ फेज़ 2 में प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर रहे हो, और टाइमर वाली चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें आप देख रहे हो हर प्रॉब्लम हम लेस देन 1 मिनट के अंदर अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो आपको कुछ नया नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे ही प्रैक्टिस करनी है जैसे ही हम लोग फेज़ 2 के अंदर कर रहे हैं। अगर आपसे प्रॉब्लम 1 मिनट के अंदर टाइम में हो रहे हैं, तो यार पैटर्न कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी तरीके से एग्जामिनर क्यों ना चेंज कर ले, हमें कोई भी डिफीट नहीं कर सकता। हम 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो सब बच्चों को मेरा सजेशन यही है कि यार प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको टेस्ट के दिए जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करो। कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रॉब्लम्स को 1 मिनट के अंदर करने की ज़रूरत है, और देखो आपका सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, और कुछ नहीं है कि आपको नई बुक सॉल्व करनी है, ऐसा करना वैसा करना, कुछ नहीं करना। जैसा चल रहा है वैसा ही चलाओ, बस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस की आदत डालो और टेस्ट दो, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ नया नहीं करना हमें। तो अब हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर ईएमआई एसी, जैसा कि आप जान रहे हो, पूरा हम लोग एक साथ कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ईएमआई का बेसिक थ्योरी देखेंगे, देन फिर वही ऑब्वियसली प्रॉब्लम की प्रैक्टिस। आज प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लेक्चर इंपॉर्टेंट है ईएमआई एसी का, तो जम के प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखो आ जाते हैं फैराडे के लॉ। तो इसके लिए आपको फ्लक्स निकालना आना चाहिए। फ्लक्स निकालने के हमेशा 2 तरीके होते हैं, या तो फील्ड कांस्टेंट में या वेरिएबल फील्ड में। अगर फील्ड कांस्टेंट है तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करके आप फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, और अगर फील्ड वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करके हम फ्लक्स निकालेंगे। अब बात आती है फैराडे के लॉ की। तो ये सिंपल सी थ्योरी है जो जनरली हर कोई इस वक्त तक पढ़ के रखता है, इसके लिए कोई बहुत गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आज थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी मैंने रखे हुए हैं बहुत सारे, तो मज़े आएंगे आज के लेक्चर में। तो शुरू करते हैं। तो देखो फैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो ये कहता है कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होती है। तो आप देख सकते हो मैंने सिंपल यहाँ पर रखा हुआ है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है d∅dt के। साइन आता है नेगेटिव, वो बन जाता है फैराडे का सेकंड लॉ कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो अपोजिंग नेचर की होती है। इस बेसिस पर हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट वगैरह कैलकुलेट करेंगे। 1-2 चीज़ें और मैं यहाँ पर बता दूँ। अगर हमें इंड्यूस करंट निकालना है, ठीक है ना, तो हमें सिंपल सा ई इंड्यूस बाय आर ही करना है, आर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर हमें चार्ज फ्लो निकालना है, ठीक है ना, ड्यू टू इंड्यूस करंट, तो ये हो जाता है डेल्टा फाई बाई आर। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, ये चेंज इन फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आपको आज मिलने वाले हैं। फिर आता है जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रखे हैं, मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं, मोशनल ईएमएफ कि अगर हमारा कंडक्टर मोशन में है तो या तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा ऐसे, या रोटेटरी। ये कंडक्टर नहीं है, प्लास्टिक का पेन है, ठीक है ना। तो आप कंडक्टर लेते हुए चलो, तो अगर कंडक्टर हमारा ट्रांसलेटरी मोशन में है और BLV आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला सिंपल सा BLV होगा। डायरेक्शन हम लोग न्यूमेरिकल में देख लेंगे। और सिमिलरली अगर हम कंडक्टर को यूँ रोटेट कराएं तो इसके सेंटर से कॉर्नर के बीच में जो EMF इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू हाफ BR² ओमेगा या हाफ BL² ओमेगा रहेगी। तो ये 2 सिंपल फॉर्मूले जिन बेसिस पर हमारा न्यूमेरिकल मिलेगा। अच्छा, मैंने प्रॉब्लम तो खैर है ही ज़बरदस्त, ठीक है ना। कंसेप्चुअल भी बड़े अच्छे आज के लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं, तो सीखते जाओ। तो ये रहा रोटेशनल मोशन से एसोसिएटेड इंड्यूस ईएमएफ, और ये रहा ट्रांसलेशनल मोशन से एसोसिएटेड। यहाँ थीटा देख रहे हो, ये थीटा हमारा एंगल हो गया। अगर तीनों में से चीज़ें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है, मान लो 2 चीज़ें आपस में कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, तो हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेंगे। इस वजह से ये साइन थीटा कंपोनेंट आया है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर हम किसी कॉइल को रोटेट कराते हैं फील्ड में, ठीक है ना, देखो इस पे भी मेरा प्रेडिक्शन ये बैक ईएमएफ वगैरह का सवाल आपका आ जाना चाहिए, आज के लेक्चर में है। तो अगर हम किसी कॉइल को रोटेट कराते हैं, ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि कंसेप्चुअल जो मैं बता रहा हूँ उसी में से कंसेप्चुअल आगे उठ करके आपको मिलने वाले हैं।
तो ये रिक्वाइल, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया, मान लो ये फील्ड है, ठीक है ना। तो जब हम इस कॉइल को फील्ड में रोटेट कराते हैं तो बी और ए के बीच का एंगल चेंज करता है। जो इंड्यूस ईएमएफ आती है वो अल्टरनेटिंग नेचर की आती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट को पीक वैल्यू बोलते हैं, फॉर्मूला हो जाता है एन बी ए ओमेगा। और अगर हमें इंड्यूस करंट की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं, ई बाय आर कर लो, तो ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। अब अगर ये जनरेटर हो तो इसमें जो आर्मेचर वाले सर्किट में फ्लो करने वाला करंट होता है, उस करंट की जो इक्वेशन, खैर वो आगे भी मिल जाएगा आपको, वो हो जाएगा ई माइनस ई बी डिवाइडेड बाई आर, जहाँ ई बी को बोलते हैं हम बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ, जो उसके रोटेटरी मोशन की वजह से जनरेट हुई है। तो यहाँ पर हम इंड्यूस करंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं दो कंसेप्ट, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के। सेल्फ इंडक्शन में जब हम कॉइल के अंदर के करंट को चेंज कराते हैं, सेल्फ करंट को चेंज कराते हैं, तो उसका फ्लक्स चेंज करता है। फ्लक्स चेंज करने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ आती है, फिर इंड्यूस करंट आता है जो कि अपोजिंग नेचर का होता है। तो स्टार्टिंग ऐसे होती है, जो टोटल फ्लक्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेल्फ करंट के, है ना। और टोटल फ्लक्स की वैल्यू हो जाती है एल आई, जहाँ एल को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सोलेनोइड के लिए इसका फॉर्मूला मैंने आपको याद कराया ही था, मुन्ना म्यू नॉट एन एन ए, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखो। इस पे भी आपको एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम मिलेगा जो यूजुअली जनरली स्टूडेंट का गलत हो जाता है, वो हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ निकालनी है तो एल डी आई बाई डी टी कर लो, इस पे आपका ग्राफिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है ना। आई इंड्यूस निकालना है, फिर तो रास्ता आसानी है, ई बाय आर करके आप निकाल सकते हो। अगर हम इंडक्टर को सीरीज और पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर शो करता है। सीरीज में अगर इंडक्टर आपने लगाए हैं तो टोटल इंडक्टेंस की वैल्यू L1 प्लस L2 होगी। डिवाइडर लॉ में अगर आप चेक करो, मैंने यहाँ पूरा दे रखा है, करंट तो सेम रहेगा बट वोल्टेज डिवाइड होगा और एनर्जी डिवाइड होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, वो डिवाइड होगी और वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो के अंदर डिवाइड होगी, जैसा हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर रहता है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर हमने पैरेलल में इंडक्टर को लगाया, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये पैरेलल का फॉर्मूला है, तो अगर हमने दो इंडक्टर को पैरेलल में लगाया तो अब क्या होगा, अब वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है ना। अब I और U डिवाइड होंगे इनवर्स रेशियो ऑफ इंडक्टेंस के हिसाब से। मतलब इसका अगर आपको करंट लिखना है तो बिल्कुल जैसा आप CDL लगाते थे ना रेजिस्टेंस के अंदर, बिल्कुल वैसा ही तरीका, L2 अपॉन L1 प्लस L2 इनटू टोटल करंट I, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सिमिलरली इनवर्स रेशियो ऑफ इंडक्टेंस के हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना है। फिर सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। जब प्राइमरी का करंट चेंज कराते हैं तो सेकेंडरी को तकलीफ होती है, सेकेंडरी का चेंज कराते हैं तो प्राइमरी को तकलीफ होती है। यही आपस की तकलीफ का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर हमें सेकेंडरी का इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, ठीक है ना, यहाँ पहले फ्लक्स से ही चल लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी। तो टोटल फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी हो जाता है m टाइम्स आई पी, जहाँ m को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, और इसका फॉर्मूला सोलेनॉइड के लिए अगर आप देखोगे तो म्यू नॉट एन पी एन एस ए एस, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला रहता है। अगर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है सेकेंडरी के अंदर तो m डी आई पी बाई डी टी कर लो, और अगर हमें प्राइमरी के अंदर निकालना है इंड्यूस ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन करंट इन सेकेंडरी, तो फॉर्मूला हो जाएगा m डी आई एस बाई डी टी, ठीक है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा, इस पे भी प्रॉब्लम आज के लेक्चर में आपके पास है, ठीक है ना। बड़े सारे प्रॉब्लम है, बड़े सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना हो और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दे रखा हो तो रिजल्ट होता है m इक्वल्स टू k रूट अंडर L1 L2, जहाँ k को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अगर परफेक्ट फ्लक्स लिंकेज है, मतलब जितनी फील्ड लाइंस प्राइमरी की हैं सारी की सारी सेकेंडरी से पास कर रही हो, शब्द ध्यान से सुनना, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं परफेक्ट फ्लक्स लिंकेज। k की वैल्यू 1 हो जाती है और m का फॉर्मूला रूट L1 L2 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर आइडियल हो नॉन आइडियल हो कैसा भी हो, मैंने आपको एक इक्वेशन दे रखी थी अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, और अगर नॉन आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंसी 100% नहीं रहेगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर पी आउटपुट बाय पी इनपुट, ठीक है ना। पी आउटपुट हो गया ई एस आई एस बाय ई पी आई पी, यहां से हमें रिजल्ट मिल गया ई एस बाय ई पी
इक्वल्स टू ईटा टाइम्स आई पी बाई आई एस। तो मैंने आपको एक सिंपल इक्वेशन दी थी, अगर याद हो तो फेज 1 में बताया हुआ है। तो ई एस डिवाइडेड बाई ई पी, नंबर ऑफ टर्न्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है, तो एन एस बाई एन पी ईटा टाइम्स आई पी बाई आई एस। तो ये सिंपल इक्वेशन है जिसमें 100% एफिशिएंसी हो या कितने भी परसेंट एफिशिएंसी हो, आप इस इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया ट्रांसफार्मर का इक्वेशन। फिर चैप्टर के लास्ट में हमारे पास आता है एलआर सर्किट, ठीक है ना। अब एलआर सर्किट जो है उसके अंदर दो तरीके की बातें, जैसे सीआर के अंदर आपने पढ़ा था ग्रोथ और डिके। तो जैसे मैंने ग्रोथ के लिए बताया हुआ है, तो ग्रोथ के अंदर करंट की इक्वेशन रहेगी आई इक्वल्स टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। डिके होगा तो आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा। ग्रोथ के लिए अगर आप इक्वेशन का ग्राफ देखोगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसे मैं दो ग्राफ बना दूं और इस तरीके से टच कराऊं, तो आप क्या इससे इससे आप क्या प्रिडिक्शन निकाल सकते हो, ये भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग ऐसे है। तो देखो बेटा, दोनों का पीक वैल्यू ऑफ करंट सेम है। पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या हो गया, ई बाय आर। ई दोनों सर्किट का मान लो सेम है, आर दोनों सर्किट का सेम है। अगर ऐसा है तो आप यहां से कह सकते हो ई और आर का वैल्यू अगर दोनों सर्किट का सेम है तो हम ये कह लेंगे कि आई नॉट दोनों सर्किट के लिए सेम मिलेगा। हाँ, अगर ई भी अलग है आर भी अलग है तो फिर बात अलग है। फिर हो सकता है एक का ईएमएफ ई हो रेजिस्टेंस आर हो, एक का ईएमएफ 2 ई हो रेजिस्टेंस 2 आर हो, तो सर्किट देख करके हमें देखना पड़ेगा। बट जैसा आप देख रहे हो ये स्लोप अलग अलग है। तो इसका स्लोप क्या बताता है, इसका स्लोप हो गया डी आई बाई डी टी, है ना। ये मैंने आपको फेज 1 में भी कराए हुए इस तरीके के ग्राफ, तो वापस से रिवाइज कर लो। डी आई बाई डी टी जब भी आप इसका निकालोगे ना तो रिजल्ट मिलेगा आई नॉट बाई टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब ये जो डी आई बाई डी टी है कहीं पर भी नहीं है, टी इक्वल टू 0 पर है। टी इक्वल टू 0 पुट करते ही ये बन जाएगा आई नॉट बाई टाउ। अब देखो बेटा, आई नॉट तो दोनों का सेम ही है, तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो गया। तो एक का टाउ ज्यादा होगा, एक का टाउ कम होगा। टाउ क्या, टाइम कांस्टेंट होता है और इसको हम बोलते हैं एल बाई आर। तो इस पे बेस्ड आपके कंसेप्चुअल जनरली रह सकते हैं, जो ग्राफिकल रहेंगे आपको आज के लेक्चर में मिल जाएंगे। फिर अगर हम डिके वाला सर्किट देखें जिसमें हम इनफाइनाइट टाइम तक सर्किट को ऑन करते हैं बैटरी के साथ, उसके बाद हम शॉर्ट सर्किट करके डिके कराते हैं, तो फिर क्या होता है, इंडक्टर की जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो भी स्टोर होती है हाफ एल आई स्क्वायर की, वो रेजिस्टेंस क्या कर देता है, खत्म करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। इस पर भी आपको मैंने एक AIEEE का प्रॉब्लम रखा है जो आज के लेक्चर में मिलेगा। अब ये तो थी बेसिक थ्योरी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का सेक्शन। प्रॉब्लम अगेन वापस से बोल रहा हूँ, नई कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, बस प्रॉब्लम को 1 मिनट के अंदर लगाना सीख जाओ। फिर चाहे एग्जामिनर 50 दे क्वेश्चन, चाहे 60 दे, हम हमेशा कर लेंगे, हमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं वो है 2 थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम, इससे ऊपर नहीं। चलो आप स्टार्ट करो और फिर देखते हैं इसको। 30 सेकंड है पहले प्रॉब्लम के लिए। तो मैं रोक दे रहा हूं उसको। तो आई थिंक आ गया होगा आपका ये बोल रहा है मैग्नेट इज ब्रॉट नियर अ कॉइल रैपिडली एंड स्लोली देन इंड्यूस ईएमएफ विल। देखो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलेटिव वेलोसिटी के। तो अगर आप रैपिडली लाओगे यानी रिलेटिव वेलोसिटी अगर ज़्यादा होगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा होगा, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगा। तो ऑप्शन हो गया मोर इन केस 1 देन इन केस 2, ठीक है ना। तो मैं देखूँ इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, इसके लिए भी आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, फटाफट से अटेम्प्ट करो। सही टाइम पे आ रहा है आपका, मैं इसको रोक देता हूँ। तो 30 सेकंड से कम टाइम में आप थ्योरी कर ले रहे हो, फिर क्यों घबरा रहे हो, ठीक है ना। फिर तो हम लोग नीट आराम से क्लियर कर लेंगे। देखो प्रॉब्लम ये कह रहा है 2 रिंग्स ऑफ सेम डायमेंशन, 1 ऑफ कॉपर अदर ऑफ वुड। तो एक मेटल की बनी हुई है और एक आपकी नॉन मेटल तो नहीं बोलूंगा, एक आपकी जो है वो वुड की बनी हुई है। तो एक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, एक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। अब ये बोल रहा है आर सब्जेक्टेड टू द सेम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इन द कॉपर रिंग विल बी। तो हमें ईएमएफ की बात करनी है। पहले हमेशा एक बार पहले फॉर्मूला जनरेट कर लो जिससे हमारा कंसेप्ट कभी गलत नहीं होगा। ईएमएफ क्या होगी, डी फाई बाई डी टी। अब देखो जरा,
यहाँ पर एरिया तो दोनों का कांस्टेंट है, तो एरिया को बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा dv/dt। तो ये हो गया इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड दोनों के अंदर। नेचर उसका ऑब्वियसली अपोजिंग ही होगा। अब मैं देखूं इसमें क्या कह रहा है, टू रिंग्स ऑफ सेम डायमेंशन, डायमेंशन दोनों रिंग के सेम है, ठीक है ना। अच्छा, आर सब्जेक्टेड टू सेम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायमेंशन सेम है तो एरिया सेम होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो dv/dt दोनों में सेम होगा, यानी इंड्यूस ईएमएफ दोनों में सेम होगा। तो ई का वैल्यू दोनों के अंदर सेम रहेगा। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ये होना चाहिए ईएमएफ इन द कॉपर रिंग विल बी इक्वल टू दैट ऑफ द वुडन रिंग। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा हो यार वुडन रिंग के अंदर ईएमएफ कैसे आएगा, तो भाई ईएमएफ तो आएगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि वो वुड की बनी हुई है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ऐसा नहीं है वुड वाले के अंदर ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा बट करंट नहीं आएगा। चलते हैं आगे, फिर से दो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम। ये जो देख रहे हो ना, ये तो एम्स का रखा है मैंने प्रॉब्लम, 30 सेकंड का टाइम है, नहीं एम्स का नहीं, सॉरी आगे एम्स का है, तो इसको अटेम्प्ट करो, ये जनरल कंसेप्चुअल है। तो मैं तो इसको 25 सेकंड पे ही रोक दे रहा हूँ। आई थिंक इतना कॉन्फिडेंस मेरे को है, आप लोग कर चुके होंगे इसको। देखो प्रॉब्लम ये कह रहे हैं, एज शोन इन द फिगर बार मैग्नेट इज पास थ्रू द कॉइल मेड अप ऑफ द कॉपर वायर। अच्छा, अब सर्किट देख लो जरा, सर्किट यहाँ पर ओपन है, अगर सर्किट ओपन है तो ईएमएफ तो आएगा ए dv/dt के हिसाब से, बट क्या होगा, इंड्यूस करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिंग को हमने बीच में कट कर रखा है। तो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो नो करंट विल बी इंड्यूस इन द कॉइल, नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, EMF will be induced in the coil but not the current। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सिमिलरली अब आ जाते हैं इस चौथे प्रॉब्लम पर, 30 सेकंड का टाइम है। तो इसमें भी मेरे को कॉन्फिडेंस पूरा है, आप 25 सेकंड में कर चुके होंगे। रोक देते हैं इसको। ये पूछ रहा है द टोटल चार्ज इंड्यूस इन इट विल डिपेंड अपॉन, तो पहले फॉर्मूला लिख लो। तो चार्ज इंड्यूस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा फाई बाई आर। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है चेंज इन फ्लक्स के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर। ऑप्शन मिला लेते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, इनिशियल फ्लक्स नहीं, फाइनल फ्लक्स नहीं, तो एक ही ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है, टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। चलते हैं आगे। अब आता है हमारे सामने एक न्यूमेरिकल, जिसके लिए मैं आपको सिर्फ 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ढंग से अटेम्प्ट करना। तो मैं इसको रोक दूँ, आई थिंक इतनी देर में आ गया होगा, और ऐसा कोई बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हाँ शुरू में थोड़ा सा देखो, एग्जाम में भी ऐसा होता है, तो हर लेक्चर के साथ ऐसा होता है, पिकअप बनाने में टाइम लगता है। बट एक बार अगर हम प्रॉब्लम करना स्टार्ट करें और थोड़े से 2 4 5 10 प्रॉब्लम में हमारा पिकअप बन जाए, ठीक है ना, एक मोमेंटम आ जाए, तो फिर मज़े आ जाते हैं। फिर हमारी स्पीड ब्रेक नहीं होती अनटिल अनलेस जब तक हमें कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला एग्जाम में ना आ जाए। अच्छा, फिलहाल इस प्रॉब्लम के लिए आपको बस खाली डेटा सही से कलेक्ट करना है। ये बोल रहा है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द लॉन्ग सोलेनोइड इज 500, तो एन की वैल्यू होगी 500। सोलेनोइड लॉन्ग दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, तो करंट दे रखा है 2 एम्पियर का, और मैग्नेटिक इंडक्शन बी का वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻³ टेस्ला। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्टेड, तो हमें फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, B × A, ठीक है ना, क्योंकि जो सोलेनोइड है उसमें B वेक्टर और A वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो एंगल 0 हो गया। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स n टर्न से एसोसिएटेड हो गया NBA। अब चेक करो, क्या आपको B का फॉर्मूला μ0 पुट करने की ज़रूरत है, ये थोड़ा सा देख लो। जब हमें B डायरेक्ट दे रखा है तो हम क्यों B का फॉर्मूला पुट करें, अगर नहीं दे रखा होता तो μ0 स्मॉल n × I हम पुट करके उसको कैलकुलेट करते, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती। बट यहाँ आपको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट पुट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 500,
मैग्नेटिक फील्ड 5 इंटू 10 की पावर -3, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 की पावर -3, 5 और 2 10, 10 और ये हो गया 500, हमारे पास 5000, तो 5000 इंटू 10 की पावर -6, तो 3 तो इसमें से भगा दो, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 वेबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। तो सिंपल था, आराम से 45 सेकंड के अंदर हो सकता है। इसी तरीके का एग्जाम का पैटर्न है आपका, आपको बस 50 से 45 सेकंड के अंदर प्रॉब्लम खत्म करने, फिर आपके प्रॉब्लम में कभी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कितने भी एग्जामिनर क्यों ना दे दे। अब इसको अटेम्प्ट करो, 45 सेकंड का टाइम है। मेरे ख्याल से मैं इसको यहीं रोक दूँ, आपका आ गया है आंसर। चलो चेक करते हैं। कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के दे रखे हैं 100, ठीक है, एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया दे रखा है, तो एरिया की जगह आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला, तो 0.2 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, तो ये रही जैसे कॉइल और ये रहा नॉर्मल, ठीक है ना, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फील्ड से ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल यहां पर हमें 60 डिग्री दे रखा है। ओके, हमें पता करना है फ्लक्स, तो सिंपल, तो लगाओ। अब बी और ए के बीच का एंगल 0 नहीं है, तो बी ए कॉस थीटा के हिसाब से बी ए कॉस 60 डिग्री बन जाएगा, तो पूरा रिजल्ट हो गया एन बी ए कॉस 60। पुट कर दो डाटा, एन हो गया 100, मैग्नेटिक फील्ड हो गई 0.2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 5 इंटू 10 की पावर -4, कॉस 60 हो गया 1/2, ये यहां से गया, रिजल्ट आया 5 इंटू एक 10 बचेगा, तो 10 की पावर -3, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 वेबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं आगे। तो मेरे ख्याल से अब तो फ्लक्स पे परफेक्शन आ गया, इसको अटेम्प्ट करो। ये ओरिजिनली आप देख रहे हो ना, ये रेसनिक हॉलीडे का एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है जिसको ऑब्जेक्टिव बना करके डाला गया है। प्रॉब्लम अच्छा है, आ चुका है, इसलिए इसको अटेम्प्ट जरूर करो। 45 सेकंड का टाइम है, तो मैं वापस से सॉरी टाइमर स्टार्ट कर दूं। 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूं, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले डायग्राम देखो, जब आप इसको रोटेट कराओगे तो बी और ए के बीच का एंगल चेंज करेगा, यानी यहां पर हमारे पास रोटेशन ऑफ कॉइल वाला रिजल्ट आएगा E0 sin ओमेगा टी। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट, तो I0 की वैल्यू पूछ रहा है विच इज इक्वल्स टू E0 बाई आर। बस फॉर्मूला पुट करो, E0 का फॉर्मूला हो गया NBA ओमेगा बाई आर। बस अब डाटा पुट कर देते हैं। थिक वायर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, तो देखो सेमी सर्कल है तो एरिया यहाँ सेमी सर्कल का आएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो मैं पहले एरिया को निपटाऊं, तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस हमें कितना दे रखा है स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एरिया का काम खत्म। ओमेगा इज रोटेटेड विद फ्रीक्वेंसी एफ, फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा को हम पुट करेंगे इधर 2 पाई एफ, ठीक है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हमें बी दिखाई दे रहा है। तो ये तीन चीजें तो पुट हो गई। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में देखें क्या कह रहा है, कुछ नहीं बोल रहा, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स 1 लेते हुए चलते हैं। और आर हो गया कॉइल का रेजिस्टेंस, विच इज हमें कितना दे रखा है, कैपिटल आर ही दे रखा है। तो सिंपल है, अब तो रिजल्ट आ ही गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट आ गया पाई स्क्वायर बी आर स्क्वायर एफ बाई आर। तो अब आप ऑप्शन में ला लो पाई स्क्वायर बी
आर स्क्वायर एफ बाई आर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस आपका देखा हुआ होना चाहिए, आपको करने का तरीका आना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये चार्ज फ्लोन के ऊपर है, 45 सेकंड का टाइम। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉइल का एरिया दे रखा है आपको 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टर्न्स 100, इज प्लेस्ड नॉर्मली इन फील्ड। नॉर्मली का मतलब थीटा की वैल्यू हो गई 0, नहीं 90 नहीं, नॉर्मली का मतलब हो गया फील्ड के परपेंडिकुलर, बट हमें चाहिए होता है बी और ए के बीच का एंगल। तो एरिया वेक्टर तो फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 90 नहीं, थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दे रखी है 0.5 टेस्ला और नॉर्मली है तो इनिशियली थीटा 0 होगा। अच्छा, एंड आर ज्वाइन टू मीटर ऑफ 1000 ओम रेजिस्टेंस। तो हमें सर्किट में रेजिस्टेंस दे रखा है 1000 ओम। इट इज दैन टर्न थ्रू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री से टर्न करने पर ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू यार 180 ही हो जाएगी। फाइनल थीटा की वैल्यू ये थीटा 1 हो गया, ये थीटा 2 हो गया। चार्ज जनरेटेड इन माइक्रोकूलम, तो हमें चार्ज निकालना है। तो चार्ज डेल्टा फाई बाई आर, डेल्टा फाई पहले का अगर प्लस बी ए था तो बाद में हो गया माइनस बी ए, 180 डिग्री एंगल होने से तो टोटल आ गया ट्वाइस बी ए। नंबर ऑफ टर्न्स एन लगा देते हैं, तो ट्वाइस एन बी ए बाई आर। तो चार्ज फ्लोन का वैल्यू आ गया ट्वाइस। अब पुट कर दो डाटा, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 100, मैग्नेटिक फील्ड होगी 0.5, तो हाफ डाल देता हूं मैं इसको। एरिया हमें दे रखा है 10 की पावर -4, रेजिस्टेंस दे रखा है 10 की पावर 3, काम खत्म। तो ये यहाँ 10 बचेगा, 10 की पावर -5 आ जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, तो चार्ज फ्लोन आ गया 10 की पावर -5 कूलम। बट हमें किस में निकालना है, हमें निकालना है माइक्रो कूलम में। तो ये हो गया 10 × 10 की पावर -6 कूलम, तो हम इसको बोल सकते हैं 10 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। तो कोई बहुत हार्ड प्रॉब्लम आपके एग्जाम्स के अंदर नहीं आते कि इसमें हम लगे पड़े इंटीग्रेशन करने में, डिफरेंशिएशन करने में, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम इसी तरीके के रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं। अगर कंसेप्ट और फॉर्मूले अप्लाई करने आते हैं तो आप डरो मत, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका ये प्रॉब्लम है और इसमें आपको ईएमएफ निकालना है वोल्ट में, 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक दूं। अब देखो पहले ये कहना क्या चाह रहा है, एक वर्टिकल कॉपर डिस्क है, तो ये रही वर्टिकल कॉपर डिस्क इज रोटेटेड अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई, इसके अबाउट हम इसे घुमाते हैं। एंगुलर वेलोसिटी इसकी दे रखी है 10 रोटेशन पर सेकंड, पर हमें चाहिए होगी रेडियन पर सेकंड में, तो 2 पाई से मल्टीप्लाई कर लो, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई, तो 10 × 2 पाई रेडियन पर सेकंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। आगे बोल रहा है इम्पोजिंग अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना नॉर्मली टू द लेवल ऑफ डिस्क। तो हमने नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी 10 की पावर -2 वेबर पर मीटर स्क्वायर की।
अब हमसे पूछ रहा है ईएमएफ जनरेटेड बिटवीन सेंटर, तो सेंटर और सर्कमफ्रेंस के बीच का ईएमएफ निकालना है। तो आपको पता है ना, कॉइल अगर हम रोटेट कराएं इस तरीके से तो सेंटर और कॉर्नर के बीच में बैटरी आ जाती है, ठीक है ना। और बैटरी का पोलैरिटी अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा तरीका, वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाओ, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई, राइट हैंड लगाओ, उंगलियां फील्ड की तरफ, थंब वेलोसिटी की तरफ, पॉजिटिव पोल नीचे की तरफ, तो ये बैटरी का पोलैरिटी आ गया। फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। रेडियस कितना वो मैं चेक कर लो, इसका 20 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये हमें रेडियस की वैल्यू मिल गई। पुट कर देते हैं, तो हाफ मैग्नेटिक फील्ड होगी 10 की पावर -2, रेडियस स्क्वायर हो गया 100 इंटू 10 की पावर -4, ओमेगा हो गया हमारे पास कितना 20 पाई। अब सिंप्लीफाई कर लो उसको, ये इधर से गया बेटा 10 पाई आ गया, तो 10 ये हो गया 10 की पावर, चलो पहले तो इसको विदा करो इधर से। अब हमारे पास बचा पाई इंटू 10 की पावर -3 और यूनिट बच गया ये वोल्ट में, ठीक है ना। अब रिजल्ट किस टर्म में आ रहा है, ठीक है आ रहा है पाई इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट, पाई की वैल्यू होगी 3.14, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर हमारा मिलना चाहिए 3.14 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट। चेक करो 3.14, इसमें भी है इसमें भी है, 10 की पावर -3 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलते हैं आगे। ये देखो, ये आपका एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, आपके में आया हुआ प्रॉब्लम है। मैंने ऐसा आपको अपना जो पिछला यूनिट था जो कि मैग्नेटिज्म का था, वहाँ भी ऐसा प्रॉब्लम रखा हुआ था। हाँ, इंड्यूस का नहीं था, वो हमारा था फोर्स का प्रॉब्लम था। यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ का प्रॉब्लम है। अटेम्प्ट करो, 45 सेकेंड से 1 मिनट तक का टाइम है। लेक्चर्स में कराया हुआ है, तो जितने लेक्चर वाले बच्चे हैं भाई तुम लोग फटाफट से इसको अटेम्प्ट कर लेना। 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक के बीच में हो जाना चाहिए। तो मैं इसको रोक दे रहा हूँ 50 सेकंड पर। देखो इसका तरीका, हम क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर लो को इधर साइड ट्रांसलेट करा रहे हैं। तो ये v की वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, ये भी हर सेगमेंट v की वेलोसिटी से जा रहा है। आप चेक करो, इसमें l और v पैरेलल है, इसमें l और v पैरेलल है, तो इसमें तो कोई इंडक्शन होगा नहीं, ठीक है ना। कोई बैटरी इसके अंदर अप्लाई नहीं होगी। बैटरी उसमें लगेगी जिसमें बी एल वी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो एक बैटरी आ जाएगी ए से डी में, एक आ जाएगी बी से सी में। मैग्नेटिक फील्ड इसकी अंदर की तरफ हो गई, यहाँ पर नाम इसका B1 कर देते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो अंदर ही की तरफ रहेगा, नाम इसका B2 कर दो। ऑब्वियसली B1 ज़्यादा होगा, B2 कम होगा, क्योंकि ये इस वायर के पास है। तो अब बैटरी अप्लाई करोगे तो फिंगर फील्ड की तरफ, अंगूठा वेलोसिटी की तरफ, पॉजिटिव पोल ऊपर की तरफ। तो ये बैटरी का ईएमएफ E1 आ गया, ये बैटरी का ईएमएफ E2 आ गया। ऑब्वियसली E1 ज़्यादा है, तो नेट ईएमएफ हो गया E1 माइनस E2। E का फॉर्मूला BLV, तो L और V तो कॉमन है, तो रिजल्ट बचा B1 माइनस B2 टाइम्स लेंथ ऑफ कंडक्टर इनटू वेलोसिटी। अब ये लेंथ कितनी है, स्क्वायर फ्रेम दे रखा है, तो ये a के बराबर होगी, तो रिजल्ट आया। अच्छा, b का फॉर्मूला μ0/4 पाई, जो हमारा इनफाइनाइट लेंथ की वायर का फॉर्मूला 2I/r। तो हम इसको रिजल्ट को लिखने जा रहे हैं, दोनों में से कॉमन ले लिया, 2 कैंसिल कर देते हैं, तो μ0/2 पाई I 1/r1 माइनस 1/r2 टाइम्स लेंथ ऑफ लूप विच इज a इंटू वेलोसिटी। तो ई नेट की वैल्यू में मिल रही है 1/r1। r1 यहाँ से इसका डिस्टेंस हो गया x, r2 हो गया x प्लस a। पुट कर दो, तो μ0 I a v बाई 2 पाई 1/x माइनस 1/x प्लस a। बस अगली स्टेप में आंसर देखो, एलसीएम लोगे तो ऊपर a आ जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा μ0 I a स्क्वायर v बाई 2 पाई टाइम्स x प्लस ए। अब आप ऑप्शन में डालो, कहाँ बहुत लंबा प्रॉब्लम है, तोड़ने लग रहा है कि एक एक प्रॉब्लम करने में 3-3 4-4 मिनट लग रहा है। तो प्रॉब्लम आराम से हमसे हो रहे हैं 1 मिनट के अंदर, तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो μ0 I स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई x 2 पाई x प्लस ए, तो ऑप्शन 4th करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ये भी आपका मोशनल ईएमएफ का प्रॉब्लम है, 45 सेकंड का टाइम है।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो ये हमारा इसमें टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट है। अब क्या होता है, जब हम इस लूप को आगे की तरफ पुल करेंगे तो जाहिर सी बात है एक कंडक्टर बैटरी बन जाएगा, तो ये हमने बैटरी लगा दी, तरीका वही सेम। बैटरी का ईएमएफ हो गया BLV। ये मैं कंसेप्ट एक बार सिखा दे रहा हूँ, हालांकि फेज़ 1 में आपने सीखा था। यहाँ से करंट चला, ये इंड्यूस करंट हो गया, फॉर्मूला E/R हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो इस मूवेबल कंडक्टर में करंट इधर की तरफ है, तो इसमें एक एम्पीरियन फोर्स आएगी। एम्पीरियन फोर्स कैसे निकालते हैं, फिंगर हमारी फील्ड की तरफ, अंगूठा करंट की तरफ, पाम फोर्स की तरफ आ जाएगी। तो इस पे एम्पीरियन फोर्स आ रही है लेफ्ट साइड पर। तो ये एम्पीरियन फोर्स इसको रिटार्ड कराने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम इसको हिट करके छोड़ देते तो ये देखो कंसेप्चुअल हो गया आपका तैयार। तो आगे जाने पर इसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती और एक्सपोनेंशियली कम होती है, लेक्चर में आप पढ़ चुके हो। बट अगर हम इसको पुल करें तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी और इन्फिनाइट टाइम पर कांस्टेंट होगी, जिसको बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर हम इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाते रहना चाहते हैं तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। एक्सेलरेशन हमने 0 कर दिया, वेलोसिटी हमने कांस्टेंट बना दी, ठीक है ना। तो अब हमें इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू निकालनी है जो कि एम्पीरियन फोर्स के बराबर होगी। तो यहाँ ये कंसेप्ट आपका तैयार हो गया। तो एफ एक्सटर्नल एफ एम्पीरियन के बराबर कर दिया। एफ एम्पीरियन कितना हो गया, BIL। आई की वैल्यू कितनी हो गई, E/R। तो पुट करने पर B²L² V/R। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब वैल्यू डाल दो इसके अंदर, गेम ओवर। तो B की वैल्यू 0.15 है, तो 0.15 दो बार लिख लिया। L की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो इसकी लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो आधा मीटर हो गया, हाफ इंटू हाफ। वेलोसिटी कितनी है, 2 है, डिवाइडेड बाय R हो गया इसका रेजिस्टेंस। कितना दे रखा है हमें रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में मेंशन होगा, 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखो भाई ये तो यहाँ से चला गया, ये इधर चला गया 0 पॉइंट, ये आ गया हमारे पास कितना 3 5 या 15, तो ये आ गया 0.05, ठीक है। तो ये हमारे पास 0.05 इसकी वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पावर एक साथ निपटारा कर देते हैं पावर का, ठीक है। तो पावर अगर आप निपटाओगे तो ये रिजल्ट हमारे पास 1 2 3 4 75 इंटू 10⁻⁻⁴/2। तो रिजल्ट आ गया 37.5 इंटू 10⁻⁻⁴। मैं देखूँ इसमें 3.75 टर्म में, तो 3.75 इंटू 10⁻³ Newton. This is the value of external force which must be applied on this slider such that it moves with constant velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ढूंढो अब आप, 3.75 इंटू 10⁻⁻3। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका 45 सेकेंड का मैंने टाइम दिया, करो अटेम्प्ट। तो मेरे ख्याल से आ गया होगा, मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। तो हर वैरायटी का प्रॉब्लम आपके पास है, मोशन ईएमएफ है, रोटेशन का प्रॉब्लम है, चार्ज इंड्यूस का प्रॉब्लम है। अब ये देखो, ये प्रॉब्लम कह रहा है हमसे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंजेस एट द रेट ऑफ इतना। तो ये हो गया dB/dt का वैल्यू। तो dB/dt इज 0.4 टेस्ला पर सेकेंड इन अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ये रही स्क्वायर कॉइल जिसका साइड 4 सेंटीमीटर है, ओके। परपेंडिकुलर टू द फील्ड, तो फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो बी और ए के बीच का जो एंगल हो गया वो 0 डिग्री हो गया। रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज इतना, तो पूरी कॉइल का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 2 इंटू 10⁻³ ओम। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट करंट इन एम्पियर। तो कैसे निकालोगे, पहले ई लिखो। अच्छा आप क्या चेंज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है, तो ई का फॉर्मूला हो गया ए dB/dt। ए हो गया साइड स्क्वायर, तो L² dB/dt। बट हमें निकालना है आई इंड्यूस, तो आई इंड्यूस हो गया E/R, तो L²/R टाइम्स dB/dt। अब वैल्यू डाल दो, तो L² साइड का स्क्वायर विच इज 16 इंटू 10⁻⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। dB/dt कितना है 0.4 और रेजिस्टेंस हो गया 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आ गया हमारे पास 3.2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है ना। चेक कर लेना ये, हाँ 3.2
ठीक है, इंटू 10 की पावर -1, तो फाइनल रिजल्ट आ गया 0.32 और यूनिट इसका बन गया वोल्ट। अब मैं देखूं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे। बस ये छोटे मोटे ना पावर जरूर चेक कर लिया करो, क्योंकि यही हमसे एग्जाम में छूट जाते हैं, फिर हम बोलते हैं सिली मिस्टेक हो गई, तो ये देखते हुए चलो गड़बड़ी नहीं करनी आपको एग्जाम में। नेक्स्ट देखो। ओके, दो कंसेप्चुअल है, 30 सेकंड का टाइम है। पहला वाला प्रॉब्लम 30 सेकंड में अटेम्प्ट करो। ये आपका एम्स का प्रॉब्लम था, फर्स्ट वाला। तो मैं इसको रोक दूं। देखो क्या कह रहा है ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, ये कह रहा है द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट इज ड्रॉप टुवर्ड्स अ सर्कुलर कॉइल। ये रही सर्कुलर कॉइल और हमने साउथ पोल इसकी तरफ ड्रॉप कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। देन ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप, और हम यहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखने पर ये मैग्नेट जब नीचे जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये साउथ पोल हो जाएगा। साउथ पोल होने से इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि इंड्यूस करंट जो आएगा सर्कुलर कॉइल में वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले तो उड़ा दो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भगाओ इसको, और ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल बी क्लॉकवाइज, ये ऑप्शन ठीक है। एज सून इन द मैग्नेटिक ड्रॉप एक्सेलरेशन डिक्रीजेज। अच्छा, इसमें हमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, तो अब हमें दो चीज़ों पे कमेंट करना है। इंड्यूस करंट जो कि हमें पता है कि क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, साउथ पोल की वजह से, और दूसरा हमें एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट के बारे में बात करनी है। देखो मैग्नेट में नीचे mg लग रहा है ना, जो इसका वेट है, और ऊपर इसके रिपल्शन की वजह से फोर्स लग रही है। तो क्या होगा, नीचे की तरफ जब ये फॉल करेगा तो ये फोर्स बढ़ती चली जाएगी रिपल्शन बढ़ने के कारण, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज करेगी क्योंकि नेट फोर्स कम होती चली जा रही है। ऑप्शन ढूंढते हैं। तो ऑन ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट विल बी क्लॉकवाइज एंड एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नेट डिक्रीजेज एज इट ड्रॉप, यानी ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर है। तो एक अच्छा कंसेप्चुअल था। नेक्स्ट अटेम्प्ट करो, 30 सेकंड का टाइम है। ये तो मैं 20 सेकंड पे रोक दूंगा, ये तो बहुत सिंपल सा है, आपको आ जाना चाहिए। तो इसको रोकते हैं। अब देखो, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस और कंटिन्यूस का मतलब समझते हैं। जब हम ये की क्लोज करेंगे तो की क्लोज करते ही ये करंट थोड़ी सी देर के लिए इंक्रीज करेगा, जितनी देर के लिए इंक्रीज करेगा उतनी देर के लिए इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन लगेगा इसके अंदर। ये प्राइमरी का काम करेगी, अंदर वाली कॉइल सेकेंडरी का काम करेगी। तो इंड्यूस करंट कंटिन्यूस तो नहीं रहेगा, इंस्टेंटेनियस रहेगा, इसलिए जो कंटिन्यूस वाले हैं उनको भगाओ। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे गए। अब हमारे पास 50-50 लाइफ लाइन है, ठीक है ना। अब हम इसमें से चूज कर सकते हैं कौन सा हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। देखो, तो ये कॉइल क्लोज करी, यहाँ का करंट इंक्रीज किया, तो प्राइमरी का करंट इंक्रीज कर रहा है। अब प्राइमरी की फील्ड देखो, करंट कैसा है बेटा, क्लॉकवाइज सेंस में है, तो प्राइमरी की फील्ड अंदर की तरफ हो गई और इंक्रीज कर रही है। तो सेकेंडरी को क्या होगी, तकलीफ होगी। ये कहेगा भैया तुम इंक्रीज क्यों कर रहे हो, तो इसको क्या करेगा, डिक्रीज कराने की कोशिश करेगा, और इस चक्कर में फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में देगा, जो कि हो जाएगी बाहर। तो इंड्यूस फील्ड बाहर की तरफ आ गई। फील्ड बाहर की तरफ आ गई तो करंट एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसमें इंस्टेंटेनियस एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे। ओके, फिर से दो कंसेप्चुअल है, 30 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक दूं। ये कह रहा है सेम करंट आई फ्लोज इन टू सिमिलर कोएक्सियली प्लेस्ड लूप। ये रहे दो सिमिलर कोएक्सियली, एक ही एक्सिस है भाई इसकी, इसका मतलब ये हुआ, और करंट भी दोनों में सेम सेंस में चल रहा है। ओके, इफ द लूप्स आर ब्रॉट नियरर, तो इनको हम पास लाते हैं तो क्या होगा, तो दोनों में जो करंट होगा वो डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, देखो
इसको इसके पास लाने से या इसको इसके पास ले जाने से किसी एक का इफेक्ट समझ लेते हैं, वैसा ही रेसिप्रोकेट करके दूसरे में लगा देंगे। तो जब ये इसके पास आने की कोशिश करेगा तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा। इस चक्कर में इसमें जो इंड्यूस करंट आएगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो ये इंड्यूस करंट इधर की तरफ आएगा। तो अगर इंड्यूस करंट इधर आ गया तो फिर ये इंड्यूस करंट इस करंट को डिक्रीज करा देगा। सिमिलरली जब ये इसके पास जाएगा तो ये इसको अपोज करेगा, इंड्यूस करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब दोनों में ही करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन चेक करो, तो डिक्रीजेज इन ईच लूप, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, अब फिर से एक और कंसेप्चुअल है, ये भी अच्छा कंसेप्चुअल है, 30 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब ये कह रहे हैं दैट ज्वाइनिंग फिगर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट सर्किट, तो यहां का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं, क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से इस सर्किट में जो ये करंट होगा है ना, ये डिक्रीज करेगा। बस अब गेम सेट। तो ये यहां जाता हुआ करंट डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, इसकी वजह से फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये फील्ड प्राइमरी की फील्ड हो गई जो कि डिक्रीज करेगी। तो सेकेंडरी को तकलीफ होगी, वो कहेगी भाई डिक्रीज क्यों कर रहे हो, इंक्रीज करो। ऐसा करने के लिए ये सेम डायरेक्शन में फील्ड आएगी, यानी अंदर की तरफ। ये हो गया इंड्यूस करंट की वजह से आने वाली फील्ड, फील्ड अंदर की तरफ है तो करंट इसमें क्लॉकवाइज आ जाएगा। ये हो गया इंड्यूस करंट, सही है। तो चेक करो, तो विल बी क्लॉकवाइज, ऑप्शन ए करेक्ट। चलते हैं आगे, फिर से दो थ्योरेटिकल, तो 30 सेकेंड का टाइम। अच्छा, इस पहले में तो जनरली थोड़ा सा स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, बट ठीक है, फिर भी आपको परफेक्ट होना चाहिए लास्ट मोमेंट पे। तो मैं इसको रोक दे रहा हूं। ये कह रहे हैं द एडजॉइनिंग फिगर ऑन स्विचिंग द सर्किट, तो हम इस स्विच को क्लोज करते हैं, हमें यहाँ का करंट बता करना है कि वो करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। चलो चेक करते हैं। यहाँ से करंट चला, ये प्राइमरी कॉइल हो गई, ये करंट इस तरीके से आया, यहाँ इसका मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। तो ये करंट ऐसे आ रहा है, समझ रहे हो आप, तो ये करंट इस तरीके से आ रहा है, आपके सामने कर दूं तो ये ऐसे करंट आ रहा है, आप चेक करो, ये करंट आपको कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज। तो प्राइमरी के लिए ये साउथ पोल हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये प्राइमरी की फील्ड हो जाएगी, जो कि ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी क्योंकि हमने स्विच को क्लोज किया है। तो सेकेंडरी को क्या होगी, तकलीफ होगी, उसका तो काम ही है कि अपोज करना, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेकेंडरी की फील्ड आ गई, ये हो गई सेकेंडरी की फील्ड। तो ये सेकेंडरी का नॉर्थ, ये सेकेंडरी का साउथ। अब हम इस वाले कॉइल को चेक करते हैं कि इसमें करंट कैसा जनरेट होगा। अब ध्यान से सुनना, ये नॉर्थ पोल अपने सामने कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकेंडरी वाली कॉइल, ये ब्लू वाला जिसको मैंने कलर दिया है, जरा चेक करो, ये ऐसे जा रही है, यूं करके ऊपर से, यहाँ देख रहे हैं ना, ये ऊपर से जा रही है। ये वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो बच्चा ये सोचता है वाइंडिंग बेकार है, तो भैया तुम्हारा तो नेगेटिव ही आना है इसके अंदर। तो वाइंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान से देखता। तो ये कॉइल यूं करके जा रही है, मैं इसको आपके सामने कर देता हूँ, ऐसे जा रही है। अब ये पोल कैसा है, नॉर्थ पोल, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। नॉर्थ होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी ऐसा, सही है ना। तो करंट यहाँ से बाहर निकलेगा, तो ये करंट यहाँ से बाहर आया, यहाँ से अंदर गया, तो इस एक्सटर्नल लूप के अंदर करंट ऐसे ऑर्डर में फ्लो कर रहा है। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, नॉर्थ जहाँ पर है, बट एक्सटर्नल सर्किट के अंदर इसका ओरिएंटेशन क्लॉकवाइज है। तो हमें इसके हिसाब से आंसर देना, तो चेक करो, आंसर होना चाहिए करंट इन द रेजिस्टेंस आर विल बी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, ये भी कंसेप्चुअल है, 30 सेकंड। तो मैं इसको भी रोक दे रहा हूँ, इतनी देर में आ गया होगा।
देखो ये बोला है ग्राफ बिटवीन द करंट एंड टाइम फॉर इंडक्टेंस कॉइल। तो इंडक्टेंस कॉइल का ईएमएफ का स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया -L/di/dt। इसके हिसाब से हम ग्राफ को चेक करेंगे। अब चेक करो भाई, यहाँ पर di/dt यानी इसका स्लोप पॉजिटिव है तो ईएमएफ नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ईएमएफ फर्स्ट हाफ में हो गई -L इंटू स्लोप विच इज पॉजिटिव कांस्टेंट। तो फाइनली ईएमएफ की वैल्यू आ गई नेगेटिव कांस्टेंट, राइट। अगले हाफ में देखोगे तो स्लोप नेगेटिव कांस्टेंट है, ये E1 हो गया, E2 जो आ जाएगा वो पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाएगा। तो पहले नेगेटिव कांस्टेंट, बाद में पॉजिटिव कांस्टेंट, ऐसा और फिर ऐसा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो सिंपल था ये प्रॉब्लम भी, बट काम का था। चलते हैं आगे। ये आपका श्रिंकिंग ऑफ कॉइल का प्रॉब्लम है। 45 सेकंड का मैंने टाइम दिया। तो इसको रोक दूं मैं, चलो चेक करते हैं इसको। ये बोल रहा है कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप दे रखा है यूनिफॉर्म फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई कितने डेसिमल है, 1 2 3 4, तो 2 × 10⁻⁻4 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, बी और ए के बीच का एंगल। सम हाउ द रेडियस ऑफ लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 100 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो dr/dt 100 मिलीमीटर मतलब 10⁻³ ये हो गया फाइनली मीटर पर सेकंड। तो रिजल्ट बचा 0.1 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। अच्छा, फिर ये कहता है कि जब रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो, इंस्टेंटेनियस रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो, मतलब 2 × 10⁻² मीटर हो, तो बताओ इंड्यूस ईएमएफ माइक्रो वोल्ट के अंदर कितना होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या हो गया, d∅/dt। फाई की जगह आ गया ba, a की जगह आ गया πr²। तो b और पाई तो बाहर भगाओ, r² का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस चेंज कर रहा है, तो 2r dr/dt। तो रिजल्ट आ गया 2πr b dr/dt। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये श्रिंकिंग वाला ना 2 से 3 बार प्रॉब्लम आपके में आया हुआ है, तो इसको लाइटली मत लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना ताकि एग्जाम में आने पर गलत ना हो, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आसान है पर। तो ट्वाइस पाई, रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड 2 × 10⁻⁴, dr/dt हो गया 0.1 मतलब 10⁻⁻1। अब सिंप्लीफाई 2 2 4 2 8, 8 पाई इंटू 10⁻4 और 2 6 और 1 7 -7। अब 8 पाई जानते हो कितना होता है, ये भी एक सिंपल सा रिजल्ट है, 25 के बराबर होता है। तो कभी आपको 8 पाई के साथ मल्टीपल ढूंढना, हमेशा 8 पाई चिपका दो, 25 हो जाएगा, काम आसान हो जाता है। तो ये रिजल्ट आ गया 25, हमें चाहिए माइक्रो में, तो 2.5 लिख लेता हूँ, और 10⁻⁻6 बचा, यानी माइक्रो वोल्ट हो गया। तो 2.5 माइक्रो वोल्ट फाइनल आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ओके, फिर से आपके सामने 2 छोटे छोटे प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम में तो रोकते हैं इसको। ये कह रहा है कॉइल इज बाउंड ऑन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। तो फ्रेम जो है ना, जो सोलेनॉइड का, वो रेक्टेंगुलर है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसका स्ट्रक्चर सा सोलेनॉइड का बन गया, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम की सोलेनॉइड हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन कांस्टेंट है, और लीनियर डायमेंशन ऑफ फ्रेम आर डबल्ड। हम लीनियर डायमेंशन को डबल कर देते हैं, इसको लेंथ ले लेते हैं, इसको विड्थ ले लेते हैं, ठीक है ना, और ये टोटल लेंथ होगी कैपिटल L। तो हर लीनियर डायमेंशन डबल, ये डबल, ये डबल, ये डबल। तो बताओ सेल्फ इंडक्शन के कोफिशिएंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट मुन्ना μ0 स्मॉल n कैपिटल N A,
अच्छा, अब पहले इसमें कैपिटल एल से डिवाइड करके इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बना लो ताकि कांस्टेंट वाली चीज़ का निपटारा हो जाए। तो एल का फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर ए एल, राइट। अब बस काम खत्म। यहाँ से अब आप चेक करो, ये उड़ा मत देना, ये सेल्फ इंडक्शन है, ये टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड है। अब लीनियर डायमेंशन डबल करोगे तो ये डबल तो एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। इसको डबल करते ही एक 2 और एडिशनल आ जाएगा, तो एल डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 8 टाइम्स एल, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन 8 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम 30 सेकंड में अटेम्प्ट करो। 30 से 45 सेकंड ले सकते हो आप इसमें, छोटा सा न्यूमेरिकल ही है। तो मैं इसको रोक रहा हूं यहाँ पे। ये बोल रहा है द इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स आर L1 एंड L2 इन ऑर्डर टू इंड्यूस 25 वोल्ट ईएमएफ इन द कॉइल्स। तो दोनों ही कॉइल में 25 वोल्ट का इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है, तो ई दोनों में सेम है। तो L1 di1 बाई डी टी, या डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख लो, जैसा मर्जी करें, या डी आई बाई डी टी लिख लो, वो आपकी चॉइस है। और फर्स्ट इक्वल्स टू L2 डेल्टा आई बाई डेल्टा टी ऑफ सेकेंड। ओके, आगे पढ़ते हैं। 1 एम्पियर करंट हैज टू बी चेंज्ड रिस्पेक्टिवली इन 1 सेकंड एंड 5 मिली सेकंड। तो चेंज इन करंट दोनों के लिए सेम है, तो डेल्टा आई भी निकल गया। तो हमें चाहिए L1 बाय L2 का रेशियो, तो L1 बाय L2 का रेशियो हो गया डेल्टा T1 बाय डेल्टा T2। डेल्टा T1 हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 5 मिली सेकंड माइनस 3 सेकंड, तो 1000 बाय 5 यानी 200:1। ये इसके सेल्फ इंडक्शन का रेशियो आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट। चलते हैं आगे। ओके, फिर से आपके सामने एक न्यूमेरिकल है और आई थिंक ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन का होना चाहिए। 45 सेकंड से 1 मिनट तक का टाइम लगना चाहिए। तो मैं इसको रोक दे रहा हूं। देखो ये क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ क्वाइल इज 0.3 मीटर। तो प्राइमरी क्वाइल की लेंथ हमें दे रखी है 0.3 मीटर। नंबर ऑफ टर्न्स इज 2000। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हमें दे रखा है 2000। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ क्वाइल, हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर। अनदर कॉइल ऑफ 300 टर्न्स इज रैप्ड ओवर इट। तो इसी के ऊपर लपेट दिया जाता है, तो एरिया तो यही रहेगा, फिर एरिया तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है ना। तो सेकेंडरी कॉइल उसको हम बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी 300 हो गया। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास थ्रू सोलेनोइड, यानी प्राइमरी में से 2 एम्पियर का करंट हमने पास किया। डाटा देखो बहुत सारा हो गया, तो यहाँ डर लगने लगता है, पता नहीं क्या लगेगा। डरो मत, सिंपल कंसेप्ट है। प्राइमरी सेकेंडरी चल रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन ही लगना है। ओके, एंड इट्स डायरेक्शन इज चेंज्ड इन 0.25 सेकंड। तो डेल्टा आई पी का वैल्यू हो गया, पहले +2 था, बाद में डायरेक्शन चेंज हो गया तो -2 हो गया। तो डेल्टा आई की वैल्यू हमारे पास हो गई 4 एम्पियर। सही है। इन टाइम 0.25 सेकंड, तो 1/4 सेकंड लिख लेते हैं इसको। पता क्या करना है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वोल्ट। तो ईएमएफ का फॉर्मूला, तो ईएमएफ इन सेकेंडरी हो गई m टाइम्स डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। अब देखो म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुन्ना, ठीक है ना, म्यू नॉट एन एन ए। तो उसी को हम यहाँ पर म्यू नॉट एन पी एन एस ए एस इंटू डेल्टा आई पी बाई डेल्टा टी। अब बस कैलकुलेशन का खेल है। म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ प्राइमरी, तो 2000 बाय 0.3, तो 2 इंटू 10 की पावर 3। मैं इसको 4 ही कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा।
है ना, नीचे 3 लिख देता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी 300, एरिया जिसके ऊपर लपेटा गया 1.2, 10⁻³ डेल्टा आई पी 4 एंड डेल्टा टी 1/4। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऊपर चला गया, अच्छा ये तो पहले विदा करो उसको, 100 आ गया, तो रिजल्ट आ गया 4 4 16, ठीक है ना। तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 16 तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के, ये हो गया 64 पाई इंटू 2 इंटू 1.2। ये हमने सारी न्यूमेरिकल वैल्यू एक साथ कर ली। अब 10 की पावर का निपटारा कर देते हैं। देखो 4 और 2 6 में से 3 गया, 3 इधर बचा, ठीक है ना, और ये बचा +3, तो 10 की पावर -4 हमारे पास और आएगा। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखो मैंने बताया था आपको 8 पाई 25 होता है, ठीक है ना, तो ये कितना है 64 पाई, यानी 8 पाई टाइम्स 8 और, तो 25 इंटू 8, ठीक है ना, 25 इंटू 8 कितना होता है 200, तो ये हो गया हमारे पास 200। कैलकुलेशन देख रहे हो ऐसे निपटाई जाती है, इंटू 2 इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर -4, ये भी उड़ा देंगे हम बाद में। चलो फिलहाल पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 2 डेसिमल आप इसमें से उड़ा दो बिल्कुल, ये हो गया 4 और 4.8 आ गया, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -2 वोल्ट, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। मैं ढूंढूं इसमें आंसर कौन सा है, तो 4.8 इंटू 10 की पावर -2, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो देखो मज़ेदार कैलकुलेशन थी, बट फिर भी हम इतने सिंपल तरीके से करके लिया है। तो रिजल्ट ध्यान रखना है, 8 पाई की वैल्यू 25 होती है, फिर उसके मल्टीपल के टर्म में जो भी हो आप कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ओके 2 एग्जाम्पल आ रहे, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो आई थिंक आ जाना चाहिए, तो मैं इसको रोक रहा हूँ। ये बोला इन ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी हैज 200 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी हमारे पास हो गया 200। सिंपल से न्यूमेरिकल है, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बेस्ड है, एंड करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, तो आईपी का वैल्यू हमारे पास है 0.5 एम्पियर। इफ 1 किलोवाट पावर इज पुट इन इट, तो पावर इन प्राइमरी हमारे पास आ गई, इनपुट पावर है जिसको आप बोल सकते हो 1 किलोवाट यानी 1000 वाट, ठीक है ना। इसका क्या यूज है अभी देखते हैं। ओके आगे, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू प्रोड्यूस 200 वोल्ट इन इट, तो सेकेंडरी के टर्न्स निकालने हैं सच दैट सेकेंडरी का जो वोल्टेज हो दैट वोल्टेज इज 200 वोल्ट। तो अब करें क्या, तो पहले तो प्राइमरी का वोल्टेज लेना पड़ेगा, तो इसकी पावर से हमें प्राइमरी का वोल्टेज मिल जाएगा, तो वीपी आईपी लगा देते हैं। आईपी कितना है 0.5, तो वीपी का वैल्यू हमारे पास हो गया 2000, सही है, इधर 0.5 आ जाएगा, 2000 बन जाएगा वोल्ट। बस अब काम खत्म। अब ट्रांसफॉर्मर की इक्वेशन यूज कर लो, वीपी बाय वी एस एनपी बाय एन एस। देखो जब तक हमें करंट नहीं निकालना तब तक हमें एफिशिएंसी की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ध्यान से सुनना। एफिशिएंसी की ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपको करंट निकालना हो। पूछा उसने वोल्टेज है, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फिर चाहे एफिशिएंसी 100% हो चाहे कितना भी परसेंट हो। और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम 100% लेते हुए चलेंगे, ये भी तय है, ठीक है ना। तो अब क्योंकि हमें वोल्टेज निकालना है इसलिए हमें एफिशिएंसी से कोई लेना देना नहीं था ना, उसने हमें बताया। अगर करंट निकालना होता तो ज़रूर हमें एफिशिएंसी यहाँ तो दे रखी होती, नहीं तो फिर हमें 100% लेनी पड़ती। हमें निकालना है किसका वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। वीपी हमारे पास हो गया 2000, वीएस की वैल्यू हो गई 200, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 200, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हमें चाहिए। ये यहाँ से गया, बचा हमारे पास 10, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी हमारे पास आ गया 20, तो 20 टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, इसके लिए भी आपके पास 30 से 45 सेकंड का टाइम है। देखो इसमें वोल्टेज भी है तो करंट भी पूछा गया, इसलिए एफिशिएंसी दी गई है यहाँ पे आपको। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बोला इन ट्रांसफॉर्मर द प्राइमरी कॉइल इज 100 टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हमारे पास 100 हो गए। ओके
एंड सेकेंडरी हैज 200 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी हमारे पास 200 हो गए। इफ द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज 50% एफिशिएंस, तो एफिशिएंसी की वैल्यू 50% हो गई, यानी 50/100 मतलब 1/2 आ गई। ओके, कनेक्टेड टू एसी ऑफ 220 वोल्ट, यानी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी हमारे पास है 220 वोल्ट, ठीक है ना, और 10 एम्पियर करंट, तो करंट इन प्राइमरी हमारे पास 10 एम्पियर है। तो जैसा मैंने बताया वोल्टेज निकालने के लिए कोई एफिशिएंसी की जरूरत नहीं, सीधे नंबर ऑफ टर्न्स के साथ लिंक बना करके वोल्टेज आप निकाल सकते हो। तो हमें क्या क्या पता करना है, वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज और करंट ऑफ सेकेंडरी हमें निकालना है। आई थिंक पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं। इक्वेशन तो एक ही है, कुछ भी पहले निकाल लो कुछ भी बाद में निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Vp/Vs इक्वल्स टू Np/Ns, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से हमें वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल पता चल जाएगा। Vp कितना दे रखा है हमें 220, Vs हमें निकालना है, ओके, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी हमारे पास 100/200, तो फाइनली रिजल्ट आ गया, Vs की वैल्यू आ गई 440 वोल्ट। पहले इतने पे चेक कर लो, 440 वोल्ट हमारा ऑप्शन किस में है। 440 वोल्ट Vs की वैल्यू हमें इसमें भी मिल रही है, इसमें भी मिल रही है, तो पंगे हो गए भाई, ठीक है, बट ये दो तो गए। अब हमें करंट निकालना है। अब करंट के लिए मान लो वो जो मैंने फॉर्मूला बताया था, बाई चांस आप भूल गए, अब भूल गए तो कोई बात नहीं, एफिशिएंसी से कर लो, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। आउटपुट हो गया VS/IS, इनपुट हो गया Vp/Ip, ठीक है ना। एफिशिएंसी हो गई 1/2, Vs हो गया 440, Vp हो गया 220, IS हमें पता करना है, IP का वैल्यू हमें दे रखा था 10, ठीक। तो ये यहाँ से गया 2 आ गया, और यहाँ से हमारे पास IS की वैल्यू आ गई 10/4 मतलब 2.5 एम्पियर। ऑप्शन में डालो, अब 2.5 एम्पियर वाला ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा, अब तो ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि अगर वोल्टेज निकालना है तो एफिशिएंसी की ही भाड़ में, बट अगर करंट निकालना है तो एफिशिएंसी को पकड़ो। बाई चांस फॉर्मूला भूल गए तो एफिशिएंसी का रिजल्ट यूज कर लो, आउटपुट अपॉन इनपुट, उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, फिर से 2 सवाल। हाँ, इस बार एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल, मैं 30 सेकंड ही दूंगा थ्योरेटिकल के लिए तो आपको, पर जनरेटर का डायनामो वाला सवाल है, करो अटेम्प्ट, देखें आपको आता है नहीं। ठीक है, देखो सवाल ये कह रहा है द आर्मेचर ऑफ कॉइल ऑफ डायनामो इज इन मोशन। तो कॉइल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें थीटा चेंज होएगा, तो ईएमएफ का फॉर्मूला वही अल्टरनेटिंग वाला E0 sin ω t रहेगा। अब ये जानना क्या चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट। लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के मेजरमेंट को हम फ्लक्स बोलते हैं। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया BA cos थीटा, ठीक है ना, और इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया E0 sin थीटा। अब तो रास्ता आसान हो गया, तो एक अगर मैक्सिमम होगा तो दूसरा 0 होगा। जैसे cos थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर हमारा sin थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ गए ना। क्योंकि थीटा 90 डिग्री पर cos तो कितना होता है हमारा 0, बट sin कैसा हो जाता है मैक्सिमम। और सिमिलरली थीटा 0 डिग्री पर cos हमारा मैक्सिमम, sin हमारा 0। तो चेक करते हैं, तो लाइन ऑफ फोर्स विल बी मिनिमम, तो अगर ये मिनिमम है तो EMF मैक्सिमम होगा, तो इंड्यूस EMF विल बी 0, ये तो बेकार है, हटाओ। तो लाइन ऑफ फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा 1 हो, यानी थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो, तो साइन की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो फाई मैक्सिमम होगा, बट EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, फिर से 30 सेकंड का ही टाइम दूंगा, छोटा सा न्यूमेरिकल है, बैक EMF के ऊपर बेस्ड है, करो अटेम्प्ट। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो ये क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज 20 ओम। तो हमें डीसी मोटर के आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे रखा है विच इज 20 ओम। व्हेन इट इज ड्रिवन बाय 220 वोल्ट डीसी, तो हम इसमें 220 वोल्ट डीसी सप्लाई कर रहे हैं, तो सप्लाई वोल्टेज हो गया 220 वोल्ट, ठीक है ना।
करंट ऑफ 1.5 एम्पियर पासेस, तो करंट जो पास कर रहा है वो 1.5 एम्पियर का है, हमें पता करना है बैक ईएमएफ, तो वी बी पता करना है, इक्वेशन लगा लो, वी माइनस वी बी बाय आर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई हो गया 1.5, वी हो गया हमारे पास 220, वी बी हमें निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो ये इधर गया 30 आ गया, तो वी बी का वैल्यू आ गया 220 माइनस 30 और ये आ जाएगा हमारे पास 190 वोल्ट। अब आप ऑप्शन चेक कर लो, डी करेक्ट। चलते हैं आगे। ओके फिर से आपके सामने एक छोटा सा कंसेप्चुअल, सिर्फ 30 सेकंड, ध्यान से पढ़ना, इंटरेस्टिंग कंसेप्चुअल है, कई जगह आया हुआ है ये। तो रोक दो मैं इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है, फिगर शोज इंडक्टर एल एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड पैरेलल टू अ बैटरी थ्रू स्विच, ठीक है ना, तो इंडक्टर और रेजिस्टेंस को बैटरी के पैरेलल में स्विच ऐसे लगाया गया। रेजिस्टेंस आर इज सेम एज दैट ऑफ कॉइल दैट मेक्स एल, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो कॉइल जिससे बन रही है, इंडक्टर कॉइल क्या होती है, वायर को लो ऐसे गोल 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 घुमा दो स्पाइरल के टर्म में, ठीक है ना, स्प्रिंग के पैटर्न में, तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, तो जिस कॉइल से इंडक्टर बन रहा है उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बराबर है, तो मतलब इसका बेसिकली यहाँ पर खाली एल नहीं है, एल के साथ यहाँ पर आर भी अटैच्ड है, ये आपको लेते हुए चलना है। ओके ये सेम है आर का वैल्यू, देन वी हैव टू फाइंड आउट विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखो क्या होगा, स्विच क्लोज करते ही यहाँ तो कांस्टेंट करंट चलेगा, ठीक है ना, तो I1 तो कांस्टेंट होगा और तुरंत आ जाएगा, यानी B तो सबसे पहले, अब सबसे पहले सबसे बाद में अभी बताता हूँ, बट यहाँ का करंट क्या होगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा, है ना, क्योंकि LR सर्किट हो गया, तो ये करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, तो इस बल्ब का ब्राइटनेस धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज लगाया 4 दिन बाद ब्राइट हुआ, नहीं, तुरंत ही होगा, बट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद ही उसका ग्लो मैक्सिमम होगा। तो पहले कौन जलेगा, बी जलेगा, तो बी लाइट अप फर्स्ट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऐसे प्रॉब्लम में मोर देन वन चॉइस भी हो सकता है, यहाँ नहीं है वो एक अलग बात है, बट हो सकता है, तो ए एंड बी आर करेक्ट, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था आपको, तो वैसा भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकता है। तो सुनो और ऑप्शंस पढ़ते हैं, ए लाइट अप फर्स्ट, तो ये तो गलत हो गया, ए एंड बी लाइट अप एट द सेम टाइम, ये भी गलत हो गया, ए एंड बी आर नॉट इक्वली ब्राइट आफ्टर सम टाइम, ये पॉइंट काम का है। तो कुछ देर बाद जब दोनों में, एक में तो करंट वैसे ही कांस्टेंट है, दूसरे में भी करंट मैक्सिमम और कांस्टेंट हो जाएगा, तो बताओ ब्राइटनेस सेम होगा या डिफरेंट होगा। देखो इनफाइनाइट टाइम बाद इंडक्टर को आप जानते हो, इंडक्टर को हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, वायर से रिप्लेस कर देते हैं, तो वायर से रिप्लेस करते ही ये रेजिस्टेंस भी आर है, ये भी आर है ना, इधर का और इधर का बल्ब सेम ही है, तो जितना इस सर्किट का रेजिस्टेंस है उतना इस सर्किट का रेजिस्टेंस है, यानी दोनों बल्ब में करंट सेम चलेगा, दोनों बल्ब का ब्राइटनेस सेम होगा। बट अगर वो ये कह देता है ये शुद्ध इंडक्टर है, शुद्ध मतलब इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में इसका रेजिस्टेंस कम होता, यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता, इसका ग्लो ज़्यादा होता, इसका ग्लो कम होता, तो ये मोर देन वन चॉइस में बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो केयरफुल रहना ऐसे सवाल में, इंडक्टर धोखाधड़ी कर सकता है, शुद्ध इंडक्टर या अशुद्ध इंडक्टर वो देखते हुए जरूर चलना है, पता चले इंडक्टर के चक्कर में आप कंडक्टर बन गए, आप उल्टे पुल्टे आंसर कराए, नेगेटिव मार्किंग ले आए, तो ध्यान रखना है ऐसा सवाल हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है, नेगेटिव मार्क कराने का पूरा चांस रहता है, ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। चलते आगे। अब आपके सामने एलआर सर्किट के ही सवाल आ रहे हैं, ये AIEEE का प्रॉब्लम मैंने यहाँ रखा है, 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है, इंडक्टर का इंडक्टेंस हमें दे रखा है 100 मिली हेनरी,
रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, तो तुरंत पहली फुर्सत में टाउ निकाल लो, L बाई आर हो गया, तो 100 मिली हेनरी बाय 100 ओम विच बिकम्स 1 मिली सेकेंड। तो अपने पास टाउ आ गए, ठीक है ना, और ये कितने आ गए 1 मिली सेकेंड के बराबर। अब आपको टाउ परेशान नहीं करेगा, आगे हम सवाल में इसको मैनेज कर लेंगे। देखो बैटरी 100 वोल्ट की लगाई, इनिशियली कनेक्टेड इन सीरीज आज शोन, ठीक है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो काफ़ी टाइम के बाद तो क्या होगा, इंडक्टर को वायर से रिप्लेस करेंगे और इस सर्किट का करंट पीक करंट हम निकाल लेंगे। तो आई नॉट ई बाई आर हो गया एंड वैल्यू इज 100 बाई 100 दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो सर्किट का मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर दौड़ने लगा आफ्टर लॉन्ग टाइम। बैटरी इज डिसकनेक्टेड, बैटरी उड़ा दी उसने, ठीक है। जैसे जैसे कहता चल रहा है वैसे वैसे करते चलो सवाल, एग्जामिनर के हिसाब से खुद का फ्लो बना लो, आप कभी दिक्कत में नहीं आओगे। आगे बोल रहा है बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग पॉइंट ए एंड बी। अब हमने ए और बी को वायर से ज्वाइन कर दिया, यानी बैटरी को विदा कर दिया, ए और बी को वायर से ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया डीके का सर्किट है LR का, ठीक है ना। अब इंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी को रेजिस्टेंस उड़ाना शुरू करेगा हीट के फॉर्म में, ओके। करंट इन द सर्किट आफ्टर 1 मिली सेकेंड। अब डीके का सर्किट है तो डीके के सर्किट में करंट की इक्वेशन टी बाई टाउ पुट कर देते हैं, कितने मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड, और टाउ कितना है, ये भी 1 मिली सेकेंड है, तो पावर कितनी है -1, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया आई नॉट बाई, देखो कितना सिंपल है AI का, पर ऐसे दज्जियां उड़ा रहे हैं जैसे बच्चों का खेल है। आई नॉट कितना है 1 एम्पियर, तो 1 बाई ई एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ करंट इन डीके सर्किट आफ्टर 1 मिली सेकेंड। तो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट, ओके। फिर से LR सर्किट का प्रॉब्लम है, 45 सेकेंड का टाइम। तो आई थिंक मैं इसको स्टार्ट करूँगा, इतनी देर में तो यार हो जाना चाहिए। ये बोल रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर ई का वैल्यू इज 10 वोल्ट, तो ये हमें 10 वोल्ट दे रखी है बैटरी। R1 इज 2 ओम, R1 हमारे पास 2 ओम हो गया, ठीक है ना। R2 का वैल्यू इज 3 ओम, R3 का वैल्यू इज 6 ओम, L का वैल्यू इज 5 हेनरी, ठीक है, अच्छी बात है। करंट I1 जस्ट आफ्टर प्रेसिंग द स्विच S, यानी इसको क्लोज करते ही करंट का वैल्यू बताओ t इक्वल टू 0 पर। तो t इज इक्वल टू 0 पर हम क्या करते हैं, इंडक्टर को ओपन सर्किट बना देते हैं। तो इंडक्टर को जब आप ओपन सर्किट बनाओगे तो ये लो इंडक्टर ओपन हो गया। तो I3 का तो बैंड बज गया बेचारा, I2 का, I3 का क्यों, I2 का, तो I2 का वैल्यू तो 0 हो गया ओपन सर्किट होने से। जितना I1 है उतना I3 होगा, ठीक है ना। और इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, वैल्यू बड़ा आसान है, हमें किसका वैल्यू निकालना है पहले तो वो देख ले। द करंट I1 जस्ट आफ्टर, तो I1 जितना होगा उतना I3 होगा, तो I1 बराबर I3 बराबर E अपॉन R1 प्लस R2। E हमारे पास 10 हो गया, R1 प्लस R2 हमारे पास 5 हो गया, तो 10 बाई 5 2 एम्पियर का करंट हमारे पास आ गया। ऑप्शन ढूंढूं मैं, तो अच्छा 2 तो दे ही नहीं रखा, तो 10 बाई 5 एम्पियर दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। सिंपल था। अब तो मेरे ख्याल से LR का कंसेप्ट पूरी तरीके से समझ आ गया होगा, और बहुत ही आसान होता है, मतलब प्रे करो कि ये LR सर्किट तो जरूर आए, कुछ नहीं करना, एक में इंडक्टर उड़ा के चल देना और एक में इंडक्टर को वायर से निपटा के चल देना है। तो सिंपल सर्किट होते हैं, बहुत आराम से आप पके पकाए नंबर ले सकते हो। नेक्स्ट अब देखो, अब आता है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का थ्योरी। अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस्ड है, फेजर डायग्राम। जिस स्टूडेंट के फेजर डायग्राम टनाटन, उसको अल्टरनेटिंग करंट में जीवन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो हम लोग आज जितने भी प्रॉब्लम करेंगे सारे फेजर डायग्राम से करने वाले हैं, कुछ रट्टा नहीं मारने वाले, ठीक है ना। अच्छा, अब अल्टरनेटिंग करंट को हम 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं। पहला पार्ट आता है एवरेज RMS वैल्यूज़ का, और जिसमें ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम कैलकुलस बेस्ड वाले करने पड़ेंगे। दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारा सर्किट बेस्ड, जिसमें सीरीज सर्किट आएगा, LR सर्किट, CR सर्किट, फिर LCR। सारा मैंने पढ़ाया हुआ है फेज़ 1 में, तो मैंने यहाँ क्या करा, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए LCR रख लिया, क्योंकि LCR आ गया तो वैसे ही सारा आपको आता है, ठीक है ना। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर हमें करंट की एवरेज वैल्यू निकालनी है कैलकुलस यानी इंटीग्रेशन वाले मेथड से, तो तरीका इंटीग्रल IDT बाय इंटीग्रल DT होता है। इस पर मैंने प्रॉब्लम रखा हुआ है, मज़ेदार प्रॉब्लम है, मज़े आएंगे देखना अभी।
ओके, आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले आई स्क्वायर का एवरेज निकालना पड़ेगा, जिसका तरीका आई स्क्वायर डी टी बाई इंटीग्रल डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आरएमएस के लिए हमें इसका रूट लेना पड़ेगा। अब अगर साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, तो हमारे लिए आरएमएस और वो सब तो बाएं हाथ का काम है, क्योंकि साइन स्क्वायर का एवरेज कॉस स्क्वायर का एवरेज एक पूरी साइकिल में 1/2 के बराबर होता है। तो आरएमएस बहुत आराम से हमारे पास आ जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने फेज 1 में डिस्कस करी हुई हैं। तो अगर साइन फंक्शन है तो एवरेज वैल्यू हो गई हमारे पास ये हाफ साइकिल की, ध्यान रखना 2v0/पाई, आरएमएस वैल्यू फुल साइकिल की v0/√2 हो गई, ठीक है ना। बट अगर फुल साइकिल में एवरेज निकालोगे तो वो 0 मिलेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, कैंसिल आउट कर देगा वो, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है साइन और कॉस फंक्शन की, और पहले पढ़ी भी हुई हैं तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलते हैं आगे। हाँ, अब आप देख रहे हो ये हमारे बेसिक फेजर डायग्राम है। तो सर्किट कंटेनिंग प्योर रजिस्टर, इसके अंदर बस यही ध्यान रखना है कि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, तो दोनों की इक्वेशन आपको सेम फंक्शन में मिलेगी साइन ओमेगा टी। एलआर सर्किट में ध्यान ये रखना है कि करंट तो बेचारे की किस्मत ही खराब है, एक्स एक्सिस पर है। वोल्टेज जो होता है वो लीड करता है 90 डिग्री से, या बोलो करंट लैग करता है 90 डिग्री से, बात एक ही है, किसी भी तरीके से इक्वेशन लिख सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है, तो करंट की इक्वेशन में होगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है ना। तो सेम फंक्शन चल रहा है। यहाँ पर चेक करोगे तो वोल्टेज लैग करता है 90 डिग्री से, ठीक है ना। तो अगर मैंने यहाँ वोल्टेज की इक्वेशन ले रखी है तो करंट की इक्वेशन हो जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस 90 में, चेक कर लो ये, ठीक है ना। तो एक की इक्वेशन दे रखी है, दूसरे की इक्वेशन में प्लस माइनस करके आप लिख सकते हो। सारा खेल फेजर डायग्राम का है। इसी तरीके से अब आते हैं हम एलसीआर। तो मैंने बोला मैंने यहाँ एलसीआर रखा है, एलसीआर ही बेस्ट सर्किट है, एलसीआर पर डाला तो सब कुछ आ जाएगा। एलसीआर का फेजर बड़ा आसान, सबसे पहला काम इनको पकड़ के रेजिस्टेंस बनाओ। इसका नाम एक्सएल हो जाता है, वैल्यू आप जानते हो ओमेगा एल, ये एक्सी हो जाता है, वैल्यू 1/ωc। तो इनमें हमेशा लड़ाई रहती है, पहले देखना पड़ता है एक्सएल बड़ा या एक्सी बड़ा, और अगर दोनों बराबर मिल गए तो फिर रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है, देखो सारी चीज़ें रिवाइज हो गई एक बार में। रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/√LC होता है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√LC होता है। तो रेजोनेंस पर करंट आपको मैक्सिमम मिलेगा, वैल्यू मिलेगी E/R। इस वक्त एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और नेट वोल्टेज रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, फेज डिफरेंस इसमें 0 हो जाएगा। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 0 फ्रीक्वेंसी पर करंट 0 होता है, इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसी पर भी एलसीआर सर्किट में करंट 0 होता है। इस पर हम लोग प्रॉब्लम कर चुके हैं फेज 1 में, इसलिए दोबारा मैंने नहीं रखा। ओके, फेजर डायग्राम आप जानते ही हो। इम्पिडेंस का बनाना है तो इधर आर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एक्सएल, इधर आ जाएगा एक्सी। अब जेड तब तक नहीं लिख सकते जब तक ये नहीं पता हो एक्सएल एक्सी में से कौन बड़ा। तो अगर एक्सएल बड़ा तो यही फिर आगे मॉडिफाई हो जाएगा, इधर आर, इधर एक्सएल माइनस एक्सी, और ये बन जाएगा हमारा जेड, ये हो जाएगा डेल्टा फाई। फिर हम इस फेजर डायग्राम से अपना रिजल्ट वेरीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर कौन सी चीज़ें, कौन सी दो चीज़ें हमें राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन है। इस पर हम लोग न्यूमेरिकल में ही देखेंगे। सिमिलरली एलसी ऑसिलेशन, ये भी डिटेल में हम लोगों ने फेज 1 में देखा था। इसमें हम एक कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के अक्रॉस लगा देते हैं, और मैंने बोला था ये सिर्फ और सिर्फ एसएचएम जिसको आता है ना वो बच्चा बहुत आराम से कर लेगा। रिप्लेसमेंट मैंने आपको बताए थे, चार्ज को एसएचएम वाली इक्वेशन से रिप्लेस करते हैं, करंट को वोल्टेज वाली इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, इंडक्टर और मास का रिप्लेसमेंट होता है, और ये हमारा कैपेसिटर जो होता है वो K से 1/K से रिप्लेस होता है। तो चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं, बस खाली आप इन दोनों को ध्यान रख लो, इतने में भी अपना काम चल जाएगा। तो एलसी ऑसिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी वही सेम होती है, 1/√LC, फ्रीक्वेंसी 1/2π√LC होती है, एज इट इज सेम होता है। तो ये छोटी सी थ्योरी थी जो आपकी ऑल्टरनेटिंग करंट की थी। अच्छा, मैक्सिमम करंट निकालना तो यानी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना, फॉर्मूला वहाँ का ध्यान रख लो, A ओमेगा होता है, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की जगह आ गया Q0 और ओमेगा एज इट इज है। तो चीज़ें पूरी की पूरी एलसी ऑसिलेशन में आपकी एसएचएम वाली रहती है। मेन खेल अब प्रॉब्लम का वो हम लोग देखते हैं। तो अब देखो पहला प्रॉब्लम जो है आपका, इसमें आपको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट निकाल, इफेक्टिव करंट मतलब हो गया आरएमएस करंट आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको इसमें 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। हिंट बस इतनी है, आई स्क्वायर निकालो, फिर एवरेज निकालो, फिर रूट लेकर के IRMS कर लो।
तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो तो इस तरीके का प्रॉब्लम आरएमएस वाला वो तो एक्सपेक्ट करके चलो, अल्टरनेटिंग करंट का मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। तो पहले मैं इसमें आई स्क्वायर कर लेता हूँ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट आ गया 9 प्लस 64 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा हो गया 100t और प्लस 2ab, तो 8 3 जा 24 2 जा 48 साइन 100t। ये हो गया इसका पूरा आई स्क्वायर का एक्सपेंशन। अब आपको आई स्क्वायर का बार चाहिए, इसका बार, इसका बार और इसका बार। साइन स्क्वायर का बार हमारे पास हो जाएगा पूरे एक साइकिल में 1/2, साइन ओमेगा टी का एवरेज हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट टर्म है तो एज इट इज रहेगा, तो 9 प्लस 64/2, ठीक है ना। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 41। तो आई स्क्वायर का एवरेज हमारे पास आ गया 41। अब हमें आई आर एम एस चाहिए, तो आप इसका रूट ले लो, आंसर हो गया √41। ऑप्शन चेक कर लो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, और कई जगह आपको टेस्ट में मिलेगा, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, थोड़ा ढंग से अटैम्प्ट करना। 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो अब इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे अटैम्प्ट करना होता है, तरीका क्या है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है पर साइन फंक्शन में नहीं है। देखो ना, अगर साइन फंक्शन में होता है ना, हाफ वेव आधे में है आधे में नहीं है, और अगर साइन फंक्शन में होता तो आपको करने की ज़रूरत नहीं, फिर हाफ वेव रेक्टिफायर का आरएमएस वाला फॉर्मूला आप चला देते हैं यहाँ पर। बट दिक्कत ये रेक्टेंगुलर पल्स है और हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है आपके पास, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन लेंदी नहीं है बट एक टेक्निकल है, तो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो वी स्क्वायर का बार हम निकालते हैं, तो इंटीग्रल वी स्क्वायर डी टी बाय इंटीग्रल डी टी। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। इंटीग्रल वी स्क्वायर 0 से t/2 के लिए हमें मिलेगा वी नॉट स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से देखना, प्लस यहां से यहां के लिए हो जाएगा 0 dt। तो आपको पूरे साइकिल में इस वी स्क्वायर की वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। तो ये 0 से t/2, ये t/2 से t के बीच में, और क्योंकि 0 है तो ये रिजल्ट तो 0 ही मिलेगा। नीचे इंटीग्रल dt पूरी एक साइकिल का, यानी 0 से t dt। तो जनरली स्टूडेंट इस चीज़ में गड़बड़ी कर देते हैं, तो उनसे इस तरीके के रिजल्ट में हमेशा एरर रहती है। तो वी स्क्वायर का बार वी नॉट स्क्वायर पकड़ो बार, dt का इंटीग्रेशन नाम मात्र का है, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना, बस खाली आपको टेक्निक लगानी है। dt का इंटीग्रेशन t हो गया और पुट करने पर आ गया t/2, तो वी नॉट स्क्वायर t/2, नीचे आ गया t से t कैंसिल हुआ, वी नॉट स्क्वायर बाय 2। अब हमें आरएमएस चाहिए, तो आरएमएस हो गया इसका रूट, यानी वी नॉट बाय √2, है ना। मजेदार इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था। अब चाहिए तो इसको याद भी रख सकते हो ताकि एग्जाम में कैलकुलेट ना करना पड़े। तो अगर हमें रेक्टेंगुलर हाफ वेव पल्स मिल रहा है, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर मिल रहा है, तो उसका आरएमएस वैल्यू वी नॉट बाय √2 ही रहेगा, जो एक्चुअल आरएमएस वैल्यू जैसा ही होता है फुल वेव रेक्टिफायर के, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट फिर से देखो एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एवरेज वैल्यू निकालना है आपको, और ऐसा ही प्रॉब्लम एक लास्ट ईयर भी आया था आपका अल्टरनेटिंग करंट के अंदर कैलकुलस का, तो अटेम्प्ट करो इसको। 45 सेकंड का टाइम है। तो मैं इसको रोक रहा हूँ। देखो एवरेज वैल्यू बिटवीन t इक्वल टू 0 t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 4, तो करंट की एवरेज वैल्यू निकाल, मेरे ख्याल से अब तो सारा रिवाइज हो गया, एवरेज वैल्यू निकालना आ गया, आरएमएस वैल्यू निकालना हो गया, और एक नया सवाल भी होता चल गया। तो आई एवरेज हो गया इंटीग्रल आई डी टी बाई इंटीग्रल डी टी, कहाँ से कहाँ तक, 2 सेकंड से 4 सेकंड। तो यार देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये तो ऐसे ही निपट गया, डी टी का टी हो गया 4 - 2, नीचे 2 आ गया, तो पहले तो इसको टांगने की जरूरत नहीं, 2 सेकंड लगा दो। आई की वैल्यू होगी कितनी, 2 √t, तो इंटीग्रल 2 बाहर करो, √t dt,
कहाँ से कहाँ, 2 से 4, इसको विदा करो। तो आई बार हमारे पास आ गया रूट टी का इंटीग्रेशन, यानी टी की पावर 1/2 इंटीग्रेशन हो गया 3/2, तो टी की पावर 3/2 ऊपर आ गया, नीचे 3/2 तो रेसिप्रोकेट हो गया 2/3, लिमिट हो गई 2 से 4। अब पुट कर देते हैं, तो 2/3, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब 4 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 4 का रूट और उसका क्यूब, 4 का रूट हो गया 2, क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 2/3 ये बन गया 8। ये हो गया 2 का रूट, 2 का रूट तो रूट 2 ही रहा, और उसका क्यूब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, तो टाइम्स 2√2। अब आप ऑप्शन में ला लो 2/3 8 माइनस 2√2, 2/3 8 माइनस 2√2, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बढ़िया सवाल था ये, चलते हैं आगे। ये तो कंसेप्चुअल है, सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अटेम्प्ट करो। रेजोनेंट पॉइंट बताना कहां पर होता है, और कुछ नहीं करना, बस टिक मारो, आगे चलो। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो रेजोनेंस वहां पर होती है जहां एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, तो एक्सएल और एक्सी का वैल्यू इसी के लिए बराबर मिल रहा है, तो ये जो आर है वो रेजोनेंस का पॉइंट है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो गया। चलते हैं आगे, तो इसमें तो कुछ नहीं करना, बट एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम था। ओके, नेक्स्ट आपके सामने आता है एक छोटा सा न्यूमेरिकल, 45 सेकंड का टाइम। तो मैं इसको इतनी देर के लिए ही बस रोक देता हूँ, इतनी देर में आ जाना चाहिए। देखो हर एसी का जो भी सर्किट का सवाल होगा बिना हम फेजर के नहीं करने वाले, तो इसमें भी फेजर बनाते हैं। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर आ गया, एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 300 ओम। इंडक्टेंस एल की वैल्यू दे रखी है, हमें चाहिए एक्सएल, यहाँ पर ही कैलकुलेट कर लो, एक्सएल हो गया ओमेगा एल, ओमेगा देखना पड़ेगा, ये दे रखी है फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज, ठीक है ना, तो ओमेगा हो गया 2 पाई एफ, एफ हो गया 200, एल की जगह आ गया 1/π, तो ये यहीं का यहीं निपट गया, ये आ गया 400 ओम, सही है। तो एक्सएल आ गया 400, आर आ गया 300। अब क्या बोल रहा है, एसी वोल्टेज हमने 20 वोल्ट का लगा रखा है, बड़ी अच्छी बात है। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट विल बी, तो हमें बस खाली करंट, तो ये रहा करंट, ये हो गया इम्पिडेंस जेड, जिधर इम्पिडेंस उधर ही वोल्टेज आ गया, ये हो गया फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। मैं जेड क्यों निकालूं, मैं तो सीधे 10 डेल्टा फाई से उड़ा दूंगा इसको, तो 10 डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास होगी 4/3, और फेज डिफरेंस डेल्टा फाई आ गया 10 इनवर्स 4/3। ऑप्शन में ला लो, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए मैंने बोला ज़्यादा देर का सवाल ही नहीं है, जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट आप इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो, फिर से वही 45 सेकंड का टाइम है। तो आई थिंक आ जाना चाहिए, मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। ये बोल रहा है पावर फैक्टर ऑफ आरएल सीरीज सर्किट इज 1/2, तो कॉस डेल्टा फाई का वैल्यू हो गया हमारे पास 1/2, तो डेल्टा फाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 60 डिग्री, ठीक है ना। आ जाओ फेजर बनाओ। फाइंड आउट द इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी हमें एल का वैल्यू इसमें सर्किट में कैलकुलेट करना है। वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है इतनी, रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, तो पहले इधर रेजिस्टेंस लगाया, दिस इज 200 ओम, ठीक है ना। इधर आ गया एक्सएल, फॉर्मूला हो गया ओमेगा, ओमेगा देखो 100 पाई, तो 100 पाई एल, ये हो गया इम्पिडेंस जेड, डेल्टा फाई हम जानते हैं विच इज 60 डिग्री। अब मैं क्यों जेड निकालूं, मैं सीधे 10 डेल्टा में कहा ना फेजर बनाना आ गया, जिसे उस वो तो एसी का सवाल उड़ा के चलाएगा। तो 10 60 डिग्री का वैल्यू हमारे पास हो गया 100 पाई एल डिवाइडेड बाय 200, ठीक है ना। 10 60 डिग्री कितना होता है, √3 हो गया, तो √3, तो 2 √3 सॉरी
2√3 डिवाइडेड बाय पाई इज द वैल्यू ऑफ एल, और यूनिट इसका हेनरी हो जाएगा। तो 2√3 बाय पाई हेनरी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। ओके, फिर से आपके सामने अब सीआर सर्किट का न्यूमेरिकल है 45 सेकंड। ये न्यूमेरिकल नहीं, ये कंसेप्चुअल है, पर अच्छा कंसेप्चुअल है। करो अटेम्प्ट। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, इतनी देर में आपका ये कंसेप्चुअल हो जाना चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है, सी आर सर्किट है, पहले फेजर बना लेते हैं। द डायग्राम शोज कैपेसिटर सी रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ वोल्टेज सोर्स V1 V2 आर द वोल्ट मीटर एंड एमीटर रीडिंग। तो हमें पता करना है ए V1 V2 में कौन सेम फेज में कौन अपोजिट, फेजर से काम चल जाएगा। देखो एमीटर यानी सर्किट का करंट, तो करंट की तो बेचारी की किस्मत खराब है, यहाँ लगाया। फिर इधर आ जाता है वोल्टेज का फेजर बनाना है, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज वी आर हमें V2 के बराबर दे रखा है। कैपेसिटर का वोल्टेज Vc नीचे की तरफ आता है, ये V1 हो गया। ये हो गया नेट वोल्टेज V नेट, और ये डेल्टा फाई हो गया। अच्छा, अब क्या पता करना है, ऑप्शन देखना है। रीडिंग इन A एंड V2 आर ऑलवेज इन फेज। तो A यानी एमीटर की रीडिंग जो कि I हो गया, V2 यानी रेजिस्टेंस की रीडिंग, ये दोनों सेम फेज में रहेंगी। तो बिल्कुल ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ओके, रीडिंग इन V1 इज लैगिंग विद रीडिंग इन V2। तो V1 की रीडिंग V2 से लैग कर रही है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ठीक है ना। थर्ड, रीडिंग इन A एंड V1 आर ऑलवेज इन फेज। तो A यानी एमीटर की रीडिंग और V1 ऑलवेज इन फेज, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। तो अभी तक समरी एक ही है चीज़ की, फेजर बनाना आ गया, अल्टरनेटिंग करंट अपने आप आ गया। चलते हैं आगे। ये प्रॉब्लम में आपको अगेन एलआर सर्किट का प्रॉब्लम है, 45 सेकंड दिए। तो मैं इसको रोक रहा हूं। देखो ये बोल रहे हैं इन एल आर सर्किट इफ एल इज इतना, आर इज इतना, सोर्स का वोल्टेज 250 साइकिल पर सेकेंड। तो सबसे पहले एक्सएल लिख लो। ये हो गया ओमेगा एल, ओमेगा हो गया 2 पाई, फ्रीक्वेंसी हो गई 50, एल का वैल्यू 0.4 बाय पाई। सिंप्लीफाई करते हैं, पाई पाई गया, ये आ गया 100, यानी आ गया 40 ओम। सही है। तो एक्सएल हो गया 40 ओम, आर का वैल्यू हमें कितना दे रखा है, 30 ओम दे रखा है। बना लो फेजर। तो आर ये हो गया 30 ओम, एक्सएल इधर आ गया 40 ओम, ये हो गया जेड, पाइथागोरस लगा लिया 50 ओम, ये हो गया हमारे पास डेल्टा फाई। करना क्या है, फाइंड द इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस तो यार आ गई 50 ओम, 50 ओम हमारा ऑप्शन यही चमक रहा है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन ही राइट आंसर होना चाहिए। फिर भी करंट भी निकालना है। अब करंट कैसे निकालें, तो करंट आई की वैल्यू हो गई वी बाय जेड, जैसा वी वैसा करंट। तो वी हमें कुछ नहीं दे रखा, तो मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ही होगा। तो 200 डिवाइडेड बाय 50 इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस एलआर सर्किट का करंट, यानी 4 एम्पियर। 4 आ गया ना, हाँ ठीक है। तो ऑप्शन अब तो पूरी तरह परफेक्टली वेरीफाई हो गया कि फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलते हैं आगे। ओके, फिर से एलआर सर्किट का प्रॉब्लम है, बट इसमें वोल्टेज का फेजर है। करो अटेम्प्ट, 45 सेकंड।
तो मेरे ख्याल से बहुत से बच्चों का इतने में आ गया होगा, रोक देता हूँ मैं इसको। ये बोला अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड एन इंडक्टेंस इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट। तो वी आर यानी रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमें दे रखा है विच इज 200 वोल्ट। ओके, इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, हाँ रेजिस्टेंस का हो गया, एंड अक्रॉस द इंडक्टेंस इज 150 वोल्ट। तो वी एल की वैल्यू हमें 150 वोल्ट दे रखी है। पूछा गया है द नेट अप्लाइड वोल्टेज, तो नेट अप्लाइड वोल्टेज ये हो गया, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। तो वी नेट, अच्छा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेने से बढ़िया पहले दोनों में कॉमन को बाहर निकाल लो रूट से। 5 दोनों में कॉमन है, 5 आ गया बाहर। इधर बचा 30 का स्क्वायर और इधर बचा 40 का स्क्वायर, जो कि हो गया 50 का स्क्वायर, यानी 50 रूट से भी बाहर आ गया। तो 5 क्रॉस 50 दैट मीन्स आंसर हो गया 250 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ नेट वोल्टेज। ऑप्शन सेकंड करेक्ट। मेरे ख्याल से आप देख रहे हो कि अल्टरनेटिंग करंट में तो टाइम ही नहीं लग रहा, दर दर प्रॉब्लम को उड़ाए चले जा रहे हैं सिर्फ एक ही चीज़ से। फेज़र बहुत अच्छा है, ठीक है ना, जितना अच्छा हमारा फेज़र उतना अच्छा अल्टरनेटिंग करंट हमारा चलेगा। चलते हैं। ओके, ये आपका सीरीज एलसीआर सर्किट का प्रॉब्लम है, अटेम्प्ट करो 45 सेकेंड। तो आई थिंक कितनी देर में आ जाना चाहिए, इससे ज़्यादा देर का नहीं है, मैं इसको रोक रहा हूँ। तो ये कह रहा है सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम एल को इंक्रीज़ करें 25% से और सी को डिक्रीज़ करें 20% से। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 रूट अंडर एल सी, ठीक है ना। अब देखो ये तो पुरानी फ्रीक्वेंसी हो गई, अब आप एल को 25% से इंक्रीज़ करा रहे हो, यानी एल प्लस L/4, तो ये बना L प्लस L/4 मतलब 5L/4, ये नए इंडक्टेंस की वैल्यू होगी। कैपेसिटेंस को आप डिक्रीज करा रहे हो 20% से, 20% कितना हो गया 20/100 मतलब 1/5 हो गया। तो नए कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी C माइनस C/5, तो दिस थिंग बिकम 4C/5, ठीक है ना। देखते हैं, तो नई फ्रीक्वेंसी F डैश की वैल्यू आ गई 1/2 रूट अंडर L की जगह आ गया 5L/4 और C की जगह हमारे पास आ गया 4C/5। तो मज़ेदार बात है ये सब कैंसिल हो गए और ये वैल्यू हमारी एज इट इज़ वही आ गई 1/2 रूट अंडर LC, यानी नई फ्रीक्वेंसी और पुरानी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं है। तो ऑप्शन इसका थर्ड करेक्ट हो गया। तो सिंपल था बट अच्छा प्रॉब्लम था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो ये प्रॉब्लम देख रहे हो ये भी अच्छा प्रॉब्लम है बैंडविड्थ के ऊपर। इसमें सिर्फ आपको 30 से 45 सेकंड मिलेंगे। क्वालिटी फैक्टर का प्रॉब्लम है ये, करो अटेम्प्ट। तो आई थिंक आ जाना चाहिए, मैं इसको यहाँ पे रोक रहा हूँ। देखो इसका कंसेप्ट बड़ा आसान है, जैसा मैंने आपको शुरू में ग्राफ बताया था ना, तो वही ग्राफ के ऊपर ही बेस्ड पूरा का पूरा सिंपल कंसेप्ट है। देखो बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ उन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होती है जहाँ पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 टाइम्स हो जाए, ठीक है ना। तो इसको, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ये होती है हमारी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो कि ओमेगा नॉट हो गई। अब क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है, क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ होती है, यानी इस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस जितना ये गैप कम रहेगा क्वालिटी फैक्टर उतनी अच्छा रहेगा और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस उतना ज़्यादा मिलेगा। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू हो गई हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी 500 हर्ट्ज, सॉरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 5000 हर्ट्ज, ठीक है ना, और बैंडविड्थ दे रखी है 500 हर्ट्ज। तो मैं इसको ऊपर 5000, ये उल्टा आ जाता अभी, तो 5000 डिवाइडेड बाय 500, तो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। तो मेरे ख्याल से इसमें आप कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा और ऐसा टाइप का आप सवाल आपका अटकेगा नहीं। चलते हैं आगे।
ये भी काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको 45 सेकंड का टाइम है सिर्फ। फेजर से ही करना है आपको ये। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं। ये कह रहा है इन एन इलेक्ट्रिकल RLC एंड AC वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज LCR सर्किट हमें क्वेश्चन में गिवन है। आगे बोल रहा है व्हेन L इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, तो मैं फेजर बनाते जा रहा हूं। तो अगर हम L को रिमूव कर दें तो सिर्फ CR सर्किट बनेगा और XC का वैल्यू नीचे आ जाएगा। देखते हैं क्या बोल रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज π/3। तो इधर आ गया XC, फेज डिफरेंस की वैल्यू π/3 आ गई। ठीक है ना, तो इससे हमारे पास XC और R का रिलेशन आ जाएगा। तो 10 π/3 इक्वल्स टू XC/R। π/3 हो गया अपना 10 60 डिग्री यानी √3 टाइम्स आ जाएगा। तो XC का वैल्यू आ गया √3R। ओके, आगे कहता है इफ C इज रिमूव फ्रॉम द सर्किट। तो अगर हम कैपेसिटर रिमूव कर दें तो LR सर्किट बचेगा। ये मतलब काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, इस तरीके का प्रॉब्लम हमेशा फेजर से अटेम्प्ट करो और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए इसके आने की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी रहती है। अच्छा, अब कैपेसिटर रिमूव कर दें तो हमारे पास बचा इधर XL। कहता है फेज डिफरेंस इज अगेन π/3। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि XL का वैल्यू इज ऑल्सो √3 टाइम्स R। ठीक है ना, अब जानना क्या चाह रहा है। द फेज डिफरेंस द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज। कहता है पावर फैक्टर बता दो जो LCR ओरिजिनल सर्किट है उसका कितना होगा। यहां से हमें साफ पता चल रहा है XL XC बराबर है। तो XL XC बराबर है तो इस बात का मतलब ये निकला दोनों कट जाएंगे और Z की जो वैल्यू होगी वो R के बराबर हो जाएगी। डेल्टा फाई 0 हो जाएगा पावर फैक्टर जो कि हो गया cos डेल्टा फाई। ठीक है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास हो गई 1 के बराबर। तो सर्किट हम ये बोल सकते हैं कि रेजोनेंस के अंदर है और पावर फैक्टर की वैल्यू 1 के बराबर है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से आराम से अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। ये आपका लास्ट प्रॉब्लम था। आज के लेक्चर के जो टेस्ट के प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको आपकी PDF में लिख करके दे दूंगा, आप वहाँ से अटैम्प्ट कर लेना। एक बात और फिर से मैं बोल रहा हूँ लास्ट बार, ठीक है ना, नया कुछ नहीं करना, जैसे अभी तक करते आ रहे हो वैसे ही करना है। बस टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर अगर आप प्रॉब्लम लगाते हो तो एग्जामिनर 50 दे 60 दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको फाइनली 45 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखो, आप ज़रूर कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करो, आपका नंबर अच्छे आएंगे। ठीक है ना, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही तैयारी करते हो, बस प्रैक्टिस पर थोड़ा जोर दो और टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करो। यही मूल मंत्र है नीट एग्ज़ाम को क्लियर करने का। ठीक है ना, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।